हेलो एवरीवन। इलस्ट्रेशंस हो चुके हैं, 4 क्वेश्चंस हो चुके हैं। अब हम पीजीबीपी का अपना क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। ठीक है सर, क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। मैं आपको बताऊं क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6 ये कुछ कंडीशन बेस्ड थिंग्स हैं, जैसे ट्रू एंड फॉल्स। तो आपको इसको पढ़ने का एक अप्रोच रखना है, जस्ट नॉट एज ट्रू और फॉल्स। आप अपना अप्रोच रखें कि आप इंडिविजुअल सेक्शंस के बारे में पढ़ रहे हैं, आप कुछ नॉलेज बेस्ड चीज़ें जानने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब सर जो इतनी बड़ी सी बुक है ना आपकी इनकम टैक्स एक्ट की, उसमें से कुछ की पॉइंट्स आप पढ़ने जा रहे हैं बाय द वे ऑफ क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6। ओके सर, हम ये चीज़ तो समझ लेंगे। तो आपको कुछ और भी बताना है। हाँ, एक सेक्शन होती है आपकी 40A3, ये सेक्शन आपको ये लर्न करनी है। ये बात करता है अगर आपने कैश में पेमेंट किया है ना, कहीं पे भी अगर आप कैश पेमेंट करते हैं और अगर वो कैश पेमेंट आपका एक्सीड कर जाता है 10,000 रुपीज से, तो 40A3 इनफोर्स्ड हो जाती है। क्या हो जाती है? इनफोर्स्ड हो जाती है, यहाँ पे आके लग जाती है। सर अगर हमको कैश पेमेंट 10,000 से ऊपर नहीं कर सकते तो फिर कैसे कर सकते हैं? ये कुछ स्पेसिफिक वर्ड है, एज लाइक अकाउंट पे चेक से या फिर डिमांड ड्राफ्ट से। इस चीज को आप लिख सकते हैं चाहिए तो, डिमांड ड्राफ्ट से, या फिर यूज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम। और एक नया वर्ड यहां पे अब इन्होंने जोड़ दिया, एनी अदर मोड स्पेसिफाइड। एनी अदर मोड एज मे बी स्पेसिफाइड। चाहे तो अब इसमें बाद में गूगल पे जोड़े, पेटीएम जोड़े एंड ऑल दैट, सिर्फ इन्हीं तरीके से कर सकते हैं। बट जब आपसे आईसीआई क्वेश्चन पूछती है तो आपको गिराने के लिए, बहलाने के लिए, फुसलाने के लिए और गलत कराने के लिए वहां पे लिखती है क्रॉस्ड चेक। क्या लिखेगी सर? क्रॉस्ड चेक। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्रॉस्ड चेक से किया गया खर्चा, क्रॉस चेक के थ्रू पेमेंट किया गया अगर किसी खर्चे का और वो खर्चे की कीमत 10,000 रुपये से ज्यादा है तो डिसअलाउड कर देते हैं। ठीक ठीक सर, आपके आईसीआई के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अभी मैं तरीके बता रहा हूं। अब सर क्या होता है सर, इसमें और भी कुछ आता है क्या? हाँ, एक आपसे क्वेश्चन करेंगे, इसके कुछ एक्सेप्शंस भी है जहां के 10,000 रुपए से ऊपर के खर्चे को अलाउड किया गया है। सर वो एक्सेप्शंस क्या क्या हैं? देखिए, अगर आपका कोई एम्प्लॉय है, ठीक है, अब ये एम्प्लॉय चला गया था वाइवेक में, ठीक है, वहां पे विशाखापट्टनम में आग लग रखी है, सारे बैंक बंद है, ये एम्प्लॉय गया था, इसको पैसे की जरूरत थी। आपका विशाखापट्टनम का कोई दूसरा ऑफिस था, अगर वहां से आपने इसको कैश में खर्चा दिलवा दिया ना, कैश में पेमेंट करवा दी, तो ये सैलरी का खर्चा अलाउड हो जाता है। कोई ऐसा ट्रांजेक्शन करना था जो करना ही करना है, बहुत जरूरी है, मैंडेटरी है, एंड आपने उसको कैश में अगर कर दिया, क्यों सर? बैंक की स्ट्राइक थी या बैंक खुले नहीं थे, कोई भी प्रॉब्लम थी, आपने कैश में कर दिया तो अलाउड है। लेकिन ये एम्प्लॉय 15 दिन से ऊपर के लिए जाना चाहिए, इस तरीके की चीजें हैं। सर ट्रांसपोर्टर को, ये आप लिखिए, ट्रांसपोर्टर को 35,000 रुपए तक का खर्चा अलाउड होता है कैश में। सर क्यों? ट्रांसपोर्टर के लिए इतनी मेहरबानी क्यों? इसके पीछे भी उन्होंने लॉजिक दिया कि ये हाईवे के ऊपर ट्रांसपोर्टर्स चल रहे होते हैं। पता है कुछ ट्रिप्स तो आपकी 7 दिन 8 दिन की ट्रिप्स होती हैं। अब ये जो ट्रांसपोर्टर होता है ना, कहाँ कहाँ बैंक में जाएगा? हाईवे के नियर बाई तो हर जगह बैंक्स होते नहीं है, इसलिए इसको कैश में 35,000 रुपए तक का फ्रेट दे सकते हैं। क्योंकि ये जो ड्राइवर और क्लीनर प्लस 2 ड्राइवर और 1 क्लीनर अधिकतर एक बस में पाए जाते हैं, इनकी फूडिंग प्लस रहने का खर्चा, खाने पीने का, गाड़ियां खराब हो गई तो उसका टोल नाका, इस टाइप के जितने भी एक्सपेंसेस हैं, मंडी टैक्स, ये सब ये कैश में पे कर रहे होते हैं, इसलिए इनको पेमेंट भी कैश में 35,000 रुपए तक का लेना अलाउड होता है। क्लियर? हाँ सर, इतना क्लियर है। अब एक जगह आपको मैंने अभी बताया था थोड़ी पहले, अगर आपने प्रूडेंट बेसिस पे, ड्यू बेसिस पे, मर्केंटाइल बेसिस पे किसी खर्चे को बुक कर लिया है और बाद में ईयर एंड पे, ईयर वो खत्म होने के बाद, मतलब 31 मार्च 2019 की बुक में आपने बुक कर लिया और 1 अप्रैल 20 को अगर उस खर्चे को हम कर रहे हैं, बट हमने अगर उसको कैश में पे कर लिया, मान लिया 40,000 रुपए का खर्चा था, कैश में पे कर लिया, तो ये खर्चा उस ईयर की, मतलब 2020-21 की इनकम बना ली जाती है। ओके सर, ये भी बात बता दी। बट आपसे अब कुछ जगह और बोलेगा, सर देखिए क्रेडिट कार्ड से अगर कोई पेमेंट की है, तो क्रेडिट कार्ड से की गई पेमेंट भी अलाउड है। यहाँ पे क्रेडिट कार्ड नहीं दिखता है, अकाउंट पे चेक, डिमांड ड्राफ्ट, यूज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम एंड एनी अदर मोड प्रेस्क्राइब्ड। बट क्रेडिट कार्ड वो कई जगह यूज करेंगे, बट कि सर क्रेडिट कार्ड से पेमेंट किया है तो वो भी अलाउड है। क्लियर है सर। अब बात करेंगे वो लोग ग्रेच्युटी की, कुछ जगह ग्रेच्युटी के बारे में बात करेंगे। तो अगर कंट्रीब्यूशन ग्रेच्युटी फंड में अप्रूव्ड है, मतलब अप्रूव्ड ग्रेच्युटी फंड वर्ड होना चाहिए। अगर क्वेश्चन में आपको ग्रेच्युटी फंड दिखता है ना और उसके आगे लिखा है कि अप्रूव्ड है, वो मतलब अप्रूव्ड ग्रेच्युटी फंड अगर है तो ही उसमें किया गया कंट्रीब्यूशन अलाउड होगा, ऑल्दो वो नहीं होगा। इस तरह के कुछ कॉमन पॉइंट है जो 40A3 से निकल के आ रहे थे।
अब क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 से आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, एग्जामिन विथ रीजन द अलाउबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेंसेस अंडर द इनकम टैक्स एक्ट 1961 व्हाइल कंप्यूटिंग इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन फॉर द असेसमेंट ईयर 2021। पहली बात आप याद रखिएगा, इनकम टैक्स एक्ट में कोई भी प्रोविजन अलाउड नहीं होता है, एक्सेप्शंस आएंगे, लेकिन अभी हमें क्या याद रखना है, पीजीबीपी के हेड में हम जब कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग डालते हैं ना, प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट, प्रोविजन फॉर ये फंड, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, प्रोविजन ये, प्रोविजन वो, इनकम टैक्स एक्ट में कोई भी प्रोविजन अलाउड नहीं होता। इवन आप जो डेप्रिसिएशन कंपनीज एक्ट में लेते हैं, आपने चेक किया होगा कि आप यहाँ पे डेप्रिसिएशन इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग जो सेक्शन 32 बोलता है वो वाला लेते हैं। इट मींस जितने भी प्रोविजन आप बना रहे होते हैं ना एज पर कंपनीज एक्ट, वो इनकम टैक्स एक्ट में डिसअलाउड हो चुके होते हैं। कंटिजेंसी के लिए अगर आप प्रोविजनिंग कर होते हैं, लीगल फीस के लिए, लीगल डैमेजेस के लिए भी कोई प्रोविजनिंग करते हैं, वो सब इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग डिसअलाउड है। हाँ, आईसीडीएस जो इनकम टैक्स में होते हैं, इनकम टैक्स के लिए कुछ आईसीडीएस होते हैं, अगर वो अलाउड करते हैं तो अलाउड है जो भी चीजें। और आईसीडीएस क्या होता है, जैसे सर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं उसी तरह इनकम टैक्स एक्ट में आईसीडीएस होते हैं। छोटी सी इंफॉर्मेशन थी। अब देखिए हमें क्या पढ़ना है, रीजन बताना है कि ये एक्सपेंसेस अलाउड होंगे कि या नहीं अलाउड होंगे। प्रोविजन मेड ऑन द बेसिस ऑफ एक्चुअल वैल्यूएशन for payment of gratuity of 5 lakh, however no payment on amount of gratuity was made before due date of filing return। मतलब पहली बात तो ये सर, आपको पॉइंट पॉइंट पे चीजें मैं समझाऊंगा, आपको पॉइंट पे चीजें समझाऊंगा। प्रोविजंस अलाउड नहीं होते हैं, इसके बारे में मैंने आपको बताया। दूसरा, ये आपको कंफ्यूज करने की कोशिश करेंगे, लिखेंगे एक्चुअल वैल्यूएशन पे बेसिस है। सर एक्चुअल वैल्यूएशन पे बेसिस है और वो ग्रेचुटी की पेमेंट करें, फिर भी अलाउड नहीं होगा, क्योंकि आपने एक सेक्शन पढ़ना है, सेक्शन 139(1) जो आपका असेसमेंट वाला चैप्टर है, चैप्टर 10 है शायद, इसके अंदर आपको मिलेगा, मैंने क्लासेस बना के डाली हुई है, आप देखिएगा उसको भी। 139(1) में कुछ आपको डेट बताई गई है ना कि 31 जुलाई या 30 सितंबर आपकी जो भी ड्यू डेट है रिटर्न फाइलिंग, आपको रिटर्न ऑफ इनकम भरना है, इनकम टैक्स रिटर्न का रिटर्न ऑफ इनकम भरना है, रिटर्न ऑफ इनकम ITR भरना है आपको, ठीक है, चलो ऐसे सही तरीके से लिखते हैं। लेकिन कुछ एक्सपेंसेस के लिए कहा जाता है कि वो एक्सपेंसेस आपकी 31 मार्च 2019 जो भी ईयर है या 2020 की बैलेंस आपने 2 P&L अगर दिखाए हैं, बट वो अलाउड तभी होंगे अगर आप रिटर्न फाइलिंग के ड्यू डेट के पहले इस एक्सपेंसेस को भर दें। एज लाइक अगर आपने किसी बैंक से लिया है इंटरेस्ट, तो बैंक का इंटरेस्ट पे हो जाना चाहिए। या फिर अभी रिसेंट में एक अमेंडमेंट आई थी, आप लोगों के लिए वो नहीं है फिर मैं बता देता हूँ, रेलवे जैसे बहुत बड़ी कंपनी है बिरला की, बिरला का आते हैं सीमेंट, तो बिरला के सीमेंट फैक्ट्री तक रेलवे ट्रैक जाता है, पता है आपको, बिरला की सीमेंट फैक्ट्री तक रेलवे ट्रैक जाता है। और बिरला के जैसे यहाँ पे सीमेंट आए, सीमेंट डायरेक्ट मालगाड़ी पे उतरते हैं, गुड्स ट्रेन पे डायरेक्ट सीमेंट आता है और वहां से फिर क्रॉस इंडिया जाता है। तो रेलवे ने स्टेशन से लेके बिरला फैक्ट्री तक ट्रेन की फैसिलिटी दी है, प्लस ये चारों तरफ ले जाने का सामान का फ्रेट भी लेती है। और ये पेमेंट ना, ये पहले आज के कुछ टाइम पहले क्या होता था कि ये पेमेंट ड्यू हो जाता था, बट पेमेंट एक्चुअल में रिसीव नहीं होता था, पेमेंट नहीं होता था। फैक्ट्री को पता चल गया 2 करोड़ का फ्रेट देना है रेलवे को, लेकिन फैक्ट्री ने दिया नहीं, तो इन्होंने ये भी रूल डाल दिया कि जब तक ये पेमेंट एक्चुअल में पेड नहीं होगा ये खर्चा, तब तक ये खर्चा अलाउड नहीं किया जाएगा, एक्चुअल पेड करना पड़ेगा। पता चलेगा 2017 से पे ही नहीं कर रहे हैं ये 2-2 करोड़ रुपए, लेकिन बुक्स ऑफ अकाउंट में अपने खर्चा दिखा रहे हैं हर महीने का। अब क्या किया कि जब तक ये खर्चा, फ्रेट का खर्चा रेलवे को पे नहीं किया जाएगा, तब तक इसको आप बुक्स में 2 फ्रेट 2 करोड़ नहीं दिखा सकते। ठीक है। इसी तरीके के कुछ खर्चे भी होते हैं, और इसी तरीके का एक खर्चा आ जाता है सर ग्रेचुटी जब एक्चुअल पेड होती है तभी अलाउड होती है, ऑल्दो नहीं अलाउड होती है। इसमें क्या कहा, प्रोविजन की है 5 लाख रुपए का, किसके लिए, ग्रेचुटी के लिए, भले ही वो एक्चुअल वैल्यूएशन है, बट हाउएवर बल्कि नो पेमेंट, ये सबसे मजेदार लाइन आई है और इस पे आप लिखेंगे रेड सर्कल कि सिर्फ आपको ये देखना है कि नो पेमेंट ऑन अकाउंट ऑफ ग्रेचुटी वाज मेड बिफोर ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न। भाई साहब इस साल मान लीजिए अगर आपका ये 2020 की बात कर रहे हैं, 31 मार्च 2020 की बात कर रहे हैं, इस साल आपने ग्रेचुटी पे ही नहीं की, तो उसके लिए जो भी प्रोविजन की वो अलाउड नहीं होगा। ठीक सर, आइए सॉल्यूशन भी दिखा दूं आपको मैं। नॉट अलाउड एज डिडक्शन, यहाँ क्या लिखा है, नॉट अलाउड एज डिडक्शन एज पर सेक्शन 40A(7) नो डिडक्शन इज अलाउबल इन कंप्यूटिंग बिजनेस इनकम इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी प्रोविजन इन कंप्यूटिंग बिजनेस इनकम इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी प्रोविजन
made by the assessee in the books of account for payment of gratuity to his employee except कब तक अलाउ नहीं होगा, जब तक कि whether any provision is made for the purpose of payment of sum by way of contribution towards an approved gratuity fund। पहली बात, वो कहाँ approved gratuity fund में होना चाहिए? क्या यहाँ gratuity fund के पहले approved कहीं वर्ड आया है? आप खुद देखिए, क्या gratuity fund के पहले कहीं approved वर्ड आया है? ये रहा, पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी की बात सीधी की है, ग्रेचुटी फंड की बात पहले भी तो की नहीं है। तो पहली चीज तो ये है कि कैसे अलाउड होगा। पहली बात तो अप्रूव्ड ग्रेचुटी फंड में जाना चाहिए, किसमें जाना चाहिए? अप्रूव्ड ग्रेचुटी फंड में जाना चाहिए। और दूसरी बात बोले हैं, वेदर एनी प्रोविजन इज मेड फॉर द पर्पस ऑफ मेकिंग एनी पेमेंट ऑन द अकाउंट ऑफ ग्रेचुटी दैट हैज बिकम पेबल ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। जब उसका प्रोविजन क्यों ना भाई उसी ईयर में पेबल होनी चाहिए। यहाँ पे हम 5 लाख की प्रोविजनिंग तो कर दिए थे, बट 139(1) मतलब इनकम टैक्स रिटर्न के पहले पेड ही नहीं किए, मतलब उस ईयर में पेबल ही नहीं थी, उस ईयर में पेबल ही नहीं थी, तो हम उस खर्चे को हम अलाउड नहीं कर सकते, इसलिए सर नॉट अलाउड हो गया। ओके सर, पीजीबीपी की क्लासेस तो आप सिर्फ मेरे साथ ही करिएगा, ये आपको रिकमेंडेटरी है, वरना आप केवल पीजीबीपी पढ़ने रह जाएंगे और पूरा दिन आपका निकल जाएगा, जो एग्जाम के 1 डे बिफोर की बात हो रही है यहाँ पे। ओके सर। Therefore, in present case, the provision made on the basis of actuarial valuation on the payment of gratuity has to be disallowed under section 48(7) since no payment has been actually made on account of gratuity। Actual में कोई पेमेंट किया ही नहीं गया सर एक्चुअली ग्रेचुटी के लिए, तो उसके लिए जो हम प्रोविजनिंग किए ना, भले ही वो एक्चुअरियल वैल्यूएशन पे, बट जो प्रोविजन किए वो भी डिसअलाउड हो जाएगा। डिसअलाउड लिखिए या नॉट अलाउड लिखिए, बात एक ही है। नोट भी एक है, इट इज अज्यूम्ड दैट द प्रोविजन इज नॉट फॉर द पर्पस ऑफ कंट्रीब्यूशन टुवर्ड अप्रूव्ड ग्रेचुटी फंड, क्योंकि मैंने क्या बोला अप्रूव्ड में होता है तो ही, तो ये एक नोट इन्होंने यहाँ लिख दिया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। परचेज ऑफ ऑयल सीड्स फॉर 50,000 इन कैश फ्रॉम अ फॉर्मर ऑफ अ बैंक ऑन अ बैंकिंग डे। देखिए मैंने आपको क्या बताया था, ऊपर बताया ना कि अगर बैंकिंग डे नहीं है, मैंने जो पूरी आपको पूरी की पूरी ये सब जो चीज़ें बताई थी, अगर बैंकिंग डे नहीं है, मैंने आपको किस जगह पे बताया था बेटा? मैंने आपको बताया था ना, आप पेमेंट कर सकते हैं, वाइजैक में गया हुआ ये, और वहाँ पे बैंकिंग की फैसिलिटीज़ नहीं है, तो अगर आपने एम्प्लॉय को पे कर दिया, यहाँ पे इन्होंने लिखा है, इन्होंने एक फार्मर को पे किया है, भले बैंकिंग डे है, अगर बैंकिंग डे पे भी इन्होंने फार्मर को अगर पे कर दिया है, फिर भी फार्मर को की गई पेमेंट जो एक्सीड कर जाती है 50,000 रुपीज है ना, इनकम टैक्स एक्ट में वो अलाउड है। अगर फार्मर नहीं होता तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, किसी अदर को अगर हम कर रहे हैं, कोई अदर पेमेंट हम कर रहे हैं और वो बैंकिंग डे नहीं है, तब अगर हम करते हैं तो अलाउड है। लेकिन फार्मर के लिए या बैंकिंग डे हो या नॉन बैंकिंग डे हो, किसी भी दिन अगर हमने फार्मर को पेमेंट किया ना कैश में, भले वो 10,000 रुपए से ऊपर हो जाते हैं, फिर भी वो खर्चा अलाउड होता है, क्योंकि सर हर एक फार्मर का बैंक अकाउंट नहीं है। तो क्या ये खर्चा अलाउड होना चाहिए? सर बिल्कुल होना चाहिए, अलाउड एज डिडक्शन। देखिए अलाउड एज डिडक्शन, मैंने पहले बोला आप इन क्वेश्चन को, क्वेश्चन 5-6 को ऐसे पढ़ेंगे ऐसा लगा आप कंसेप्ट पढ़ रहे हो, सिर्फ क्रक्स पॉइंट आपको पढ़ने के लिए इस तरीके के क्वेश्चन फ्रेम है, यहाँ पे पूरा सेक्शन पढ़ने की नीड नहीं है अभी। एज पर रूल 6D, इन केस ऑफ पेमेंट इज मेड फॉर द परचेज ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस डायरेक्टली टू कल्टिवेटर, grower or producer of the such agriculture produce, no disallowance under section 48(3) is attracted even though the cash payment for the expense exceed 10,000। जब कैश पेमेंट भी अगर 10,000 से एक्सीड कर गया ना, तो भी अगर हमने एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के लिए कल्टीवेटर को, ग्रोअर को, एग्रीकल्चरिस्ट को दिया है पैसा, प्रोड्यूसर को दिया है, मतलब किसान को पैसा दिया है ना, सीधी सीधी बात है सर, जय जवान जय किसान, किसान को पैसा दिया है ना, कोई दिक्कत नहीं, डिसअलावेंसेस नहीं आएंगे। देयरफॉर इन द गिवन केस disallowance under section 48(3) is not attracted since cash payment for the purchase of oil seeds is made directly to the farmer, डायरेक्ट फार्मर को आपने पेमेंट किया है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। कहता है टैक्स ऑन नॉन मॉनेटरी परक्यूजिट्स प्रोवाइडेड टू एन एम्प्लॉय 20,000। भाई साहब अगर आपने अपने एम्प्लॉय को नॉन परक्यूजिट बेनिफिट दिए हैं तो उसको भी ये पीजीबीपी में टैक्सेबिलिटी, पीजीबीपी में डिडक्शन नहीं मिलता। देखिए नॉट अलाउड एज डिडक्शन, आपने नॉन परक्यूजिट बेनिफिट किसको दिया है? एम्प्लॉय को दिया है ना। बिजनेस में पीजीबीपी में उसका डिडक्शन नहीं मिलता है। पढ़ते हैं इसको, इनकम टैक्स 20,000 पेड बाई ऑफ ₹20,000 paid by the employee in respect of non-monetary perquisites provided in the employees is exempt in hands of the employee under section 10(10)(cc). As per section 40(a)(5), such income tax paid by the employer is not deductible while computing the business income। सर ये था क्या? आपने वहां से जो मैंने बोला वो पढ़ा दिया, आपके माइंड में पता है क्या आएगा? अब सुनिए, एक बार सुनिएगा, टैक्स ऑन नॉन मॉनेटरी परक्यूजिट्स प्रोवाइडेड एन एम्प्लॉय ऑफ 20,000, और यहाँ पे सर आपने कहा सर एम्प्लॉय को दिए हैं, बिजनेस का खर्चा डाल दो, लेकिन यहाँ पे इन्होंने क्या किया? इनकम टैक्स ऑफ 20,000 पेड बाय द एम्प्लॉयर,
हुआ क्या है ये समझ लीजिए एक बार। ये थे ये है आपका एम्प्लॉयर और ये है आपका एम्प्लॉय। इस एम्प्लॉय का ना इनकम टैक्स बनता है 20,000 रुपए का। इस एम्प्लॉयर ने इसका इनकम टैक्स पे कर दिया। क्या एम्प्लॉयर ने इसका जो इनकम टैक्स एज एन बेनिफिट इस एम्प्लॉय को दिया है, एज एन बेनिफिट इस एम्प्लॉय को दिया है? क्या इस एम्प्लॉयर ने, या फिर मान लीजिए कोई रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी देता था जिसका रेंट आता था, हाउस प्रॉपर्टी इसने दी थी 5 लाख रुपए फेयर वैल्यू की, एग्जाम्पल सुनते जाइएगा सर, रिपीट नहीं किया जाएगा। 5 लाख फेयर वैल्यू की, इस 5 लाख की वैल्यू को पे जो टैक्स बनता था इसके लिए एम्प्लॉय के हाथ में टैक्स बनता था 20,000 रुपए, ठीक है। उस 20,000 रुपए के भी टैक्स का पेमेंट किसने कर दिया? एम्प्लॉय के लिए नहीं कर दिया। देन ये लाइबिलिटी तो एम्प्लॉय की थी ना, एम्प्लॉयर ने किया, तो इसके बिजनेस का खर्चा नहीं माना जाता है, बिजनेस एक्सपेंडिचर नहीं माना जाता है और इस खर्चे को ये अलाउड नहीं कर पाएगा। इवन ये जो 20,000 रुपए का खर्चा है ना, ये एम्प्लॉय के हाथ में एग्जेम्प्ट हो जाएगा, बट एम्प्लॉयर इसका डिडक्शन भी नहीं ले पाएगा। सर एम्प्लॉय के हाथ में एग्जेम्प्ट क्यों किए हो? आपको कोई भी बेनिफिट मिलता है तो उसको आपके हैंड्स में टैक्सेबल किया जाता है। आपको 5 लाख रुपए के घर का बेनिफिट मिला था, वो आप एम्प्लॉय के हाथ में टैक्सेबल हुआ, उस पर 20,000 रुपए का अगर इसने एम्प्लॉय ने टैक्स दे दिया, इट मीन्स अगर आप अगेन 20,000 रुपए टैक्सेबल कर देंगे एम्प्लॉय के हाथ में, फिर 20,000 रुपए पे एम्प्लॉय टैक्स है, इसलिए इसको एग्जेम्प्ट कर दिया गया। ओके, समझ में आई तो ठीक, नहीं तो आप एक बार इस चीज को रट लो, क्योंकि कंसेप्ट इससे ऊपर कुछ नहीं था। ये जो मैंने आपको बताया बहुत हल्का सा कंसेप्ट है ये, कि एम्प्लॉय को अगर हम कोई बेनिफिट दे रहे हैं, घर दे दिया रहने के लिए, कोई मेंशन दे दिए, तो एम्प्लॉय की बेनिफिट्स में आता है, और बेनिफिट्स में आता है तो एम्प्लॉय को जो बेनिफिट दिया उस पर एम्प्लॉय क्या भरेगा? टैक्स भरेगा। अगर वो टैक्स का पैसा भी एम्प्लॉयर दे दिया तो उस टैक्स के पैसे को एम्प्लॉय के हाथ में एग्जेम्प्ट कर दिया जाएगा, लेकिन एम्प्लॉयर के हैंड्स में उसका डिडक्शन नहीं मिलता है। सिर्फ इतनी सी बात थी। 3 टाइम्स बताया मैंने आपको ये चीज। पेमेंट ऑफ 50,000 बाय यूजिंग क्रेडिट कार्ड फॉर फायर इंश्योरेंस। फायर इंश्योरेंस करवा लो, आपके मान लीजिए फैक्ट्री है, फैक्ट्री में स्टॉक रखा है, स्टॉक में आग लग गई तो हमको नुकसान की भरपाई हो जाए, इसलिए हमने इंश्योरेंस करवाया 50,000 रुपए का, ठीक है, और क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर दी। तो क्या सर ये खर्चा अलाउड होना चाहिए? हाँ, ये तो बिजनेस का खर्चा है। Allowed as deduction, payment for fire insurance is allowed as deduction under section 36(1) since payment by credit card is covered under rule 6DD, which contains exception in section 40A3. Disallowance under section 40A3 is not attracted in this case. अगर कोई भी खर्चा अलाउड हो रहा है या डिसअलाउड हो रहा है, आपको चेक करना हो तो सबसे पहले देखिए क्या वो बिजनेस या प्रोफेशन को चलाने के लिए एसेंशियल खर्चा है। जैसे एम्प्लॉय के लिए जो हम टैक्स भर रहे हैं वो एसेंशियल नहीं था, इसलिए पीजीबीपी में टैक्सेबल, पीजीबीपी में डिसअलाउड कर दिया। बट यार फायर इंश्योरेंस लेना तो आपके लिए जरूरी है। अगर आपने लोन लिया है तब तो लोन लेते हैं तो स्टॉक का आपके फायर इंश्योरेंस लेना आपको कंपलसरी हो जाता है, और ऐसे भी बिजनेस को चलाने के लिए स्टॉक का इंश्योरेंस लेना चाहिए, तो इसलिए ये खर्चा बिजनेस का भी था। और प्लस कैश में नहीं हुआ है, क्रेडिट कार्ड से पेमेंट हुआ, क्रेडिट कार्ड अलाउड है, ठीक है सर। Salary payment of 4 lakh to Mr. X outside India by a company without deducting the tax, assuming by X has not paid tax on such salary income. भाई साहब डिसअलाउड खर्चा ही हो गया। क्यों? हुआ कुछ नहीं है। भारत के बाहर कोई एम्प्लॉय था, उसको सैलरी दे दी है 4 लाख रुपए की, सोचा होगा कंपनी ने कि नॉन रेजिडेंट हो गया, इसको भारत में टैक्स नहीं लगता। ऐसा कुछ नहीं है। मैंने आपको पढ़ाया था, भारत में कमाए हो, भारत में पाए हो, या जो सर्विसेज दिए हो भारत में यूटिलाइज हुए तो टैक्स भारत में लगता है। ये आप नॉन रेसिडेंट का जहाँ टैक्सेशन पढ़ रहे होंगे वहाँ पे ये सब चीज़ें आई हैं, तो इसलिए यहाँ पे इनके ऊपर भारत में टैक्स लगना चाहिए था। और अगर भारत में टैक्स लगना चाहिए था और इन्होंने टीडीएस नहीं काटा देने वाली कंपनी ने, तो उसके खर्चे को डिसअलाउड कर दिया जाता है, ठीक है सर। हाँ, नॉट अलाउड एज डिडक्शन। डिसअलाउंस अंडर सेक्शन 40A3 इज अट्रैक्टेड इन रिस्पेक्ट ऑफ सैलरी पेमेंट ऑफ 2 लाख आउटसाइड इंडिया बाय अ कंपनी विदाउट डिडक्टिंग टैक्स एट सोर्स। ओके सर, ये 4 लाख है यहाँ पे देखिएगा, और यहाँ पे क्या लिखा है इन्होंने, इन रिस्पेक्ट ऑफ सैलरी पेमेंट ऑफ 2 लाख आउटसाइड इंडिया, मतलब 2 लाख तक दिए तो कोई बात नहीं, लेकिन 2 लाख से ऊपर जो दिए उस पे 2 लाख का डिसअलाउड कर दिया गया है। पेमेंट मेड बाय कैश ऑफ 30,000 टू अ ट्रांसपोर्टर इन अ डे फॉर कैरेज ऑफ गुड्स। मैंने आपको पढ़ाया ट्रांसपोर्टर को सर 35,000 रुपए तक अलाउड है, तो यहाँ पे अलाउबल एज डिडक्शन कितना गया? द लिमिट अट्रैक्टिंग टू डिसअलाउंस अंडर सेक्शन 40A3 फॉर पेमेंट ऑफ अदरवाइज देन बाय वे ऑफ अकाउंट पे चेक और अकाउंट पे बैंक ड्राफ्ट और ECS थ्रू अ बैंक अकाउंट or through such other prescribed electronic mode of package are in case of payment made for plying, hiring and leasing goods carriage. Therefore, in this present case, disallowance under section 43 is not attracted for payment of 30,000 made in cash to a transport for carriage of goods. सीधी बात, नो बकवास सर। 35,000 रुपए ट्रांसपोर्टर के कैश पे हम
ट्रांसपोर्टर के केस में सर 35,000 रुपये का हम कैश पेमेंट कर सकते हैं और यहाँ हमने 30,000 रुपये का कैश पेमेंट किया है, तो ये खर्चा मेरा अलाउड हो जाएगा। क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ते हैं। एग्जामिन विथ रीजन, फिर से हमको एग्जामिन बताना है वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू एंड फॉल्स। ये सारे के सारे पता है क्या है, आपकी लॉ की प्रोविजन की लाइन है, फिल्टर्ड वे में मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइंस हैं, जिसको पढ़ लेते हैं हम लोग। पेमेंट मेड इन रिस्पेक्ट ऑफ अ बिजनेस एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन 16th February 2020 फॉर 25,000 थ्रू चेक ड्यूली क्रॉस्ड एज अ कंपनी हिट प्रोविजन सेक्शन 40A3। सीधी बात बोलता है कि क्रॉस चेक से अगर हमने कोई पेमेंट किया है, किसे किया है सर, क्रॉस्ड चेक से, तो क्या वो 40A3 को हिट करेगा? 40A3 का इफेक्ट कुछ आएगा? जी हाँ, क्योंकि हमने क्या पढ़ा था, अकाउंट पे चेक। मैंने सीधे बोला था वहां पे क्रॉस चेक आपको कंफ्यूज करने के लिए लिखेंगे, बट आप कंफ्यूज नहीं होंगे। तो सर देखिए ट्रू, ये हिट करेगा, वहां पे लिखा था हिट करेगा, हाँ ये हिट करेगा। इन ऑर्डर टू एस्केप द disallowance specified in section 40A3, payment in respect of the business expenditure ought to have been made through account paycheck. Payment through a check crossed as and company will attract disallowance under section 40A3। अगर आप चाहते हैं ना कि अवॉइड करना चाहते हैं कि 40A3 के disallowance न निकले, तो आपको क्रॉस चेक से नहीं करना था, अकाउंट पे चेक से करना था। आपने क्या किया, क्रॉस चेक से किया, तो 40A3 हिट करेगा। ये बात ट्रू थी। बी पॉइंट कहता है इट इज अ कंडीशन प्रेसिडेंट टू राइट ऑफ द बुक्स ऑफ अकाउंट ऑफ द अमाउंट ड्यू टू डेटर टू क्लेम डिडक्शन ऑफ बैड डेब्ट। सर ये भी बात ट्रू है। सर ट्रू है मतलब क्या है कि आपके आईटी एक्ट में एक इनकम टैक्स एक्ट, आईटी एक्ट जब मैं बोलता हूँ इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में समझेगा, इनकम टैक्स एक्ट में एक प्रोविजन है कि इफ आप देखिए अपने आप टू P&L करो, मैं टू जब P&L अकाउंट बनाते हैं तो आप डालते होंगे टू बैड डेब्ट। आपने पूरी अपनी अकाउंटेंसी में टू बैड डेब्ट कई जगह लिखे होंगे कि 20 लाख रुपए का बैड डेब्ट हो गया मेरा इस बार, ठीक है, आप लिखते होंगे। लेकिन इनकम टैक्स एक्ट में कहता है अगर आपको बैड डेब्ट को अलाउड करवाना है, पहली बात तो प्रोविजनिंग अलाउड होती नहीं है, तो मतलब ये एक्चुअल में बैड डेब्ट होना चाहिए। तो अगर ये बैड डेब्ट आपको हुआ है रमेश के अकाउंट में, तो आपको जो रमेश का लेजर होगा ना, रमेश का लेजर होगा, उससे आपको पैसा पाना होगा, तो उसके लेजर में भी दिखाना पड़ेगा कि आपको बैड डेब्ट हो गया। मतलब रमेश का अगर आपको पैसा जो पाना है, अगर आपको दिख रहा है कि आपको रमेश से, कहां गया, अगर आपको दिख रहा है कि आपको रमेश से 20 लाख रुपए पाने हैं, ठीक है, तो आपको डिडक्ट करना पड़ेगा बैड डेब्ट एज कहां गया यार, बैड डेब्ट रमेश का दिखाना पड़ेगा कि आपको 22 लाख रुपए मान लीजिए पाने हैं, आपको दिखाना पड़ेगा 20 लाख रुपए बैड डेब्ट हो गया, और टू कैश में मेरे पास पैसा आ गया 2 लाख रुपए, आपको उसका अकाउंट क्लोज करना पड़ेगा। अगर अकाउंट क्लोज नहीं भी हो रहा है तो टू कैरी डाउन फिगर भी आप 2 लाख की दिखा सकते हैं। मतलब अगर आपका रमेश एक डेटर है, मैं अकेले अकाउंट बना रहा हूं, अब अभी तक मैंने एक फॉर्मेट बनाया था, अब लेजर बना रहे हैं। अगर आपका अकाउंट डेटर है, डेटर पे ब्रॉट डाउन अगर आपका 22 लाख रुपए का आ रहा है, तो आप यहाँ पे बाई बैड डेप्ट डाल सकते हैं, बाई बैड डेप्ट 20 लाख रुपए का डाल सकते हैं, और टू कैरी डाउन 2 लाख रुपए का दिखा सकते हैं। ये आपको अधिकार है दिखाने का, अधिकार नहीं है, ये आपकी जरूरत है दिखाने की। अगर ऐसे नहीं दिखाएंगे तो ये बैड डेब्ट का खर्चा अलाउड नहीं होगा। तो क्या बोला इसने क्या बोला, फिर से समझिए। इट इज अ कंडीशन प्रेसिडेंट टू राइट ऑफ द बुक्स ऑफ अकाउंट ऑफ द अमाउंट ड्यू फ्रॉम डेटर टू क्लेम डिडक्शन ऑफ बैड डेब्ट। हाँ, राइट ऑफ करना पड़ेगा उस अमाउंट को, तो इज ट्रू। देखिए ट्रू, इट इज मैंडेटरी टू राइट ऑफ द अमाउंट ऑफ ड्यू फ्रॉम द डेटर एज नॉट रिसीवेबल इन द बुक्स ऑफ अकाउंट इन ऑर्डर टू क्लेम एज सेम एज बैड डेब्ट अंडर सेक्शन 36(1)(7). However, where the bad debt has been taken into account of computing the income of the assessee on the basis of ICDS notified under section 145(5) without recording the same in the account, then such debt shall be allowed in the previous year in which such debt become irrecoverable, and it shall be deemed to be such debt or part of the debt has been writing off as irrecoverable in the accounts of the said purpose। मतलब कुछ नहीं, सीधी बात वो जो मैंने आपको ऊपर बताई कि अकाउंट्स में भी राउट ऑफ करना पड़ेगा, तो अभी आप यहाँ पे क्लेम कर सकते हैं। अच्छा, एक मैं आपको इसके बियॉन्ड जाके एक बात बता सकता हूँ जो एमसीक्यू में आने के चांसेस बढ़ जाते हैं, कि अगर मान लीजिए ये घटना हुई थी 31 मार्च 2019 की, बट अब जब प्रीवियस ईयर आया सर मेरा 2020-21, ठीक है, 2020-21, मतलब ये 1 जनवरी 2021 को ये इंसान आता है और कहता है कि आप मुझसे पैसे ले लो। रमेश आता है, कहता है मुझसे गलती हो गई, उस समय पास पैसे नहीं थे इसलिए मैं नहीं देना चाहता था, मैं बेईमान इंसान नहीं हूं, मैं बेईमान नहीं हूं, मेरे हालात ऐसे थे कि मैं पेमेंट नहीं दिया था, ये लो 20 लाख रुपए आज ले लो। तो क्या होगा सर, 20 लाख का तो हम बैड डेब्ट ले चुके हैं, आज अगर ये 20 लाख रुपए ला के दे देता है, कहता है कि मैं बेईमान नहीं था, मैंने बेईमानी नहीं की थी, मैं हालात से मजबूर था, आज 20 लाख रुपए ले लो, तो क्या होगा, तो ये बैड डेब्ट
रिकवर्ड आएगा और इस पे अब टैक्सेबल हो जाएगा, अब ये टैक्स लगेगा। ठीक है, ठीक है सर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है फेलियर टू डिडक्ट टैक्स एट सोर्स इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ चैप्टर 17B inter alia from the amount payable to a non-resident to the rent or royalty will result in disallowance while computing the business income whether a non-resident pay has not paid tax where the non-resident pay has not paid tax due to such income। मतलब आप भारतीय हैं, आपने किसी यूएसए वाले आदमी को मान कोई रेंट दिया, एचएसबीसी की बिल्डिंग थी, एसएसबीसी वालों ने बिल्डिंग बिल दी, ऊपर आपको एक फ्लैट दे दिया, आप अपना फूड कोर्ट चलाते हो, फ्लैट दे दिया मतलब प्लेस दे दिया, सॉरी फूड कोर्ट चलाते हो, और आपने एचएसबीसी को अगर किसी नॉन रेसिडेंट को, मैं एग्जांपल ले रहा हूँ बेटा, आपने अगर पेमेंट कर भी दी किस चीज़ की, रेंट या रॉयल्टी, किसी रॉयल्टी की रेंट की, और अगर आपने टैक्सेस नहीं काटे ना, टीडीएस उसका नहीं काटा, और ये जो यूएसए गया ये नॉन रेसिडेंट ने भी टैक्स का पेमेंट नहीं किया इंडिया में, तो ये जो रेंट या रॉयल्टी का जो आपने खर्चा किया ये डिसअलाउड हो जाएगा। क्या हो जाएगा सर? डिसअलाउड हो जाएगा। यही बात है यहाँ पे, तो ट्रू है ये भी। Section 40A1 provide that the failure of direct tax at source from the rent or royalty payable to a non-resident in accordance with the provision of Chapter 17B will result in disallowance of the such expenditure whether the non-resident payee has not paid the tax due on such income। अगर non-resident payee ने उस इनकम पे टैक्स नहीं भरा तो पूरा का पूरा खर्चा आपके लिए डिसअलाउड हो जाएगा। ओके ओके सर। क्वेश्चन नंबर 7, मिस्टर शिवम अ रिटेल ट्रेडर ऑफ कोचिन। सर ये रिटेल ट्रेडर है ना सर, इसका मतलब इनको कहीं से भी एडिशनल डेप्रिसिएशन की बात इनके केस में हम नहीं करेंगे। चलो एक बात क्लियर हो गई। द फॉलोइंग ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर इंडेड 31 मार्च 2020। ये 31 मार्च 2020 के लिए अपनी डिटेल्स बता दिए हैं। ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर इंडेड 31 मार्च 2020 क्या क्या है? ओपनिंग स्टॉक 90,000 का, परचेज दिया हुआ इनका, ग्रॉस प्रॉफिट आ गया, सेल्स क्लोजिंग स्टॉक, ये मतलब टोटल इनका ट्रेडिंग अकाउंट है। ये क्या अकाउंट है? ट्रेडिंग अकाउंट। चलिए सर ट्रेडिंग अकाउंट दे दिया इन्होंने। प्लीज 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 इधर अटेंशन पे करिए, प्लीज इधर देख लीजिए। अगर आप क्लास देखते समय आपको कुछ क्लासेस में आपका माइंड डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, कहीं इधर उधर आपका ध्यान चल जाता है या कुछ भी होता है तो क्लासेस वहीं स्टॉप करिएगा और नेक्स्ट क्वेश्चन से देखिएगा। गलती से कोशिश मत करिएगा कि बैक जाके फिर से देखने की, क्योंकि वो बार बार आपका टाइम खराब होगा। आप जाके नेक्स्ट क्वेश्चन से देखिए, अगर नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका ध्यान आ गया, ध्यान लग गया, फिर आके प्रीवियसली इस क्वेश्चन को देखिएगा। बार बार सेम लूप को, इस लूप में मत अटकिएगा। ठीक ठीक सर। सैलरी कितने की है सर? 60,000 P&L अकाउंट में दिखाए हैं। ये मेरा P&L अकाउंट हो गया। 60,000 P&L में सैलरी दिखाए हैं। रेंट और रेट्स दिखाए 36,000 रुपए, इंटरेस्ट ऑन लोन दिखाए सर 15,000 रुपए, डेप्रीशिएशन दिखाए 1,05,000 रुपए। सर डेप्रीशिएशन हम प्रॉफिट एंड लॉस वाला अकाउंट का दिखाए ना। एंड आपको एक बात हमेशा याद रखनी है, वेन एवर यू गोइंग टू कैलकुलेट टैक्सेबल इनकम तो आप इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग करते हैं, और इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग अगर कर रहे हैं तो डेप्रीशिएशन जो कंपनीज एक्ट में लगाया गया है वो डिसअलाउड होता है। और डेप्रिसिएशन इनकम टैक्स एक्ट अपना खुद बताता है कि कैसे कैलकुलेट होगा एज पर सेक्शन 32। जो हम निकालते थे ब्लॉक ऑफ एसेट करते थे प्लांट एंड मशीनरी में 15% और 180 दिन से कम और 180 दिन से ज्यादा सब का सब यहाँ पे रूल्स लगते थे। ठीक ठीक सर। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 23,200 रुपए, पोस्टेज का खर्चा डाला इन्होंने 1,650 रुपए, लॉस ऑन सेल ऑफ शेयर शॉर्ट टर्म 8100 रुपए। सर एक बहुत बड़ा पाप किया इन्होंने। सर देखिए आप ये सोचिए, आप सभी ने बचपन में सीआईडी देखा होगा जिसमें एक एसीपी प्रद्युमन हुआ करते थे। दया कुछ तो गड़बड़ है, तो एसीपी प्रद्युमन ये जो थे ना, ये दया और अभिजीत को लगा दिए हैं पीछे कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनने में जो गड़बड़ी की हुई है ना, गड़बड़ी, उस गड़बड़ी को सही कर दो, खोज खोज के गड़बड़ी को सही करो। ठीक है ठीक है सर। तो एक गड़बड़ी ये मिल गई कि सर इन्होंने लॉस, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस है ये सर, ये क्या है सर? शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस है। इसको ये P&L में नहीं दिखा सकते, ये एक गलती है इनके बिजनेस की बुक्स में, ये एक गलती है। क्या सर? ये एक गलती है, दैट इज अ एरर। इस एरर को मैं इस तरीके से शो कर रहा हूँ। तो अदर एक्सपेंसेस 7,060 रुपए, नेट प्रॉफिट आ गया 50,000 रुपए का। ओके सर। ग्रॉस प्रॉफिट 3,03,600, ये यहीं से उठ के आता है सर, हमेशा हमें पता है। बाई इनकम ऑफ यूटीआई 2400 रुपए। अगेन यहाँ पे समस्या आ गई सर, ये इनकम तो एग्जेम्प्ट होती है
और एग्जेम्प्ट इनकम को वो प्रॉफिट में क्यों इंक्लूड कर रहे हैं? ये इनकम एग्जेम्प्ट है, इस पर टैक्स नहीं लगता है, तो यहाँ पे जब 50,000 है तो टैक्सेबल हो जाएगा, इसलिए इसको हटाएंगे, मस्ट रिमूव दिस, क्योंकि इस 50,000 रुपये में ये 2400 रुपये इंक्लूड है ना, और 2400 रुपये पे तो टैक्स लगना नहीं चाहता, तो 2400 रुपये को क्या कर देंगे हम सर, डिडक्ट कर देंगे। ठीक ठीक। कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन दी अबाउट द क्वेश्चन, बट उसके पहले हम पढ़ते हैं क्या कि सर हमसे पूछा क्या है। क्वेश्चन की साइज अगर आप देखिए तो 1 पेज 1.25 पेजेस देख सकते हैं हम, क्वेश्चन की साइज है 1.25 पेज का क्वेश्चन है। तो पहले देखिए सर पूछ क्यों रहा है। ये क्वेश्चन आपका आएगा 14 मार्क्स का, 14 मार्क्स से कम आएगा नहीं, और अगर ये क्वेश्चन आया ठीक है तो घंटा भर खराब करता है या 45 मिनट खराब करता है, बट मैं आपको जैसे पढ़ाऊंगा आप मैक्सिमम 25 मिनट में कर लेंगे, मैक्सिमम 25 मिनट। चलिए आइए देखते हैं। यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट द प्रॉफिट एंड गेन ऑफ मिस्टर शिवम अंडर प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम अंडर 44ED, मतलब 44ED के तहत जब इन्होंने टैक्स ऑडिट नहीं कराई तो इनकम कितनी होगी, एंड प्रॉफिट एंड गेन एज पर नॉर्मल प्रोविजन ऑफ टैक्स एक्ट, या फिर नॉर्मली अगर 44ED नहीं लेते और एबी में जाके टैक्स ऑडिट करा लेते तो सारे नॉर्मल प्रोविजन इनके ऊपर लग जाते इनकम टैक्स एक्ट के, तो इनका प्रॉफिट क्या कितना आएगा। मतलब सर हमको क्या दो तरह का प्रॉफिट निकालना है, एक 44ED लिए हैं ये, और दूसरा टैक्स ऑडिट करा के इनकम टैक्स एक्ट के प्रोविजन को अपने ऊपर लागू करवाए। हाँ, हमें दो तरह का इनकम टैक्स निकालना, दो तरह की टैक्सेबल इनकम निकालनी है यहाँ पे। ओके सर, अज्यूम भी करा दिया इन्होंने दैट द होल ऑफ द अमाउंट ऑफ टर्नओवर रिसिव्ड बाय द अकाउंट पे चेक और यूज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम थ्रू बैंक अकाउंट ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। सर कोई बात नहीं सर, हम समझ गए यहाँ पे, अगर हम बैंक के थ्रू कोई ट्रांजेक्शन करते हैं तो 6% टर्नओवर का 6% मेरी टैक्सेबल इनकम मानी जाती है, और अगर कैश में करते हैं तो टर्नओवर का सर कितना मानी जाती है, 8% इनकम मानी जाती है। तो चूंकि सब कुछ अकाउंट पे चेक से किया गया, टर्नओवर का 6% मेरी इनकम मानी जाएगी। और सर टर्नओवर मेरा कितना है, मेरी इनकम 44AD के अनुसार 1/12/11/500 का 6% मानी जाएगी, जो आता है, कैलकुलेट करिए कितना आता है, 1/12/500 का 6% आता है सर 6,72,690। ये लीजिए सर, आधा सॉल्यूशन आपका हो गया। हमको दो तरह का निकालना था, एक तरह आप निकाल दिया 44AB। सर देखिए सॉल्यूशन शीट में हम आते हैं, सॉल्यूशन शीट्स में आए हैं सर, देखिए नोट्स के पहले कंप्यूटेशन ऑफ बिजनेस इनकम एज पर 44AD, as per 44AD whether the amount turnover is received by way of account pay check, use of electronic clearing system through bank account or through such other prescribed electronic mode, the presumptive business income would be 6% of turnover, that is आपका 6,72,690। सर हमने एक सॉल्यूशन तो यहीं पे निकाल लिया था सर। अब हम आगे का क्वेश्चन भी पढ़ लेते हैं। ठीक है सर, 6,72,500 वाली बात तो समझ में आ गई। सर अब कुछ हमें एडिशनल इंफॉर्मेशन ये जो दे रहे हैं, एडिशनल इंफॉर्मेशन को पढ़ते हैं। इट वाज फाउंड दैट सम स्टॉक वर ओमिटेड टू बी इंक्लूडेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट इन ओपनिंग एंड क्लोजिंग द स्टॉक, द वेरियस वैल्यूज ऑफ विच आर। ये क्या दिया है सर, ये दया और अभिजीत को काम करने के लिए कुछ पॉइंट्स दिए हैं कि सब P&L अकाउंट को ठुक पीट के सही कर दो। ठीक है सर, ओपनिंग स्टॉक में 9,000 की वैल्यू कम थी, क्लोजिंग स्टॉक में 18,000 की वैल्यू कम थी। सर इसको हम सही करें तो मतलब ओपनिंग स्टॉक मेरा 99,000 होना चाहिए था, और क्लोजिंग स्टॉक सर मेरा होना चाहिए था प्लस 18,000। अगर इसको कर दें तो सर आता है 2,04,100 रुपये। ऐसा होने के कारण सर मेरा प्रॉफिट कितना हो जाएगा, अगर आप कैलकुलेट करिए, जोड़ने पे आएगा 31,2600, 31,000, 3,12,600, 3,03,600 था, 3,12,600। सर मेरा प्रॉफिट बढ़ जाएगा 9,000 रुपये से, प्रॉफिट बढ़ जाएगा सर मेरा इस एरर के कारण 9,000 रुपये से। आप चाहिए तो एक ट्रेडिंग अकाउंट बना के इसको दिखा सकते हैं, सिंपली आपको दिख रहा होगा, या इस साइड 18,000 जोड़े हैं, इस साइड 9,000 जोड़े हैं, तो इसका मतलब प्रॉफिट में 9,000 का एडिशन होना चाहिए। ठीक, आप एक ट्रेडिंग अकाउंट बना सकते हैं वर्किंग नोट के तहत, वर्किंग नोट 1 करके, जहां पे आप सुधरी हुई फिगर्स को लिख देंगे, ये सुधरी हुई फिगर्स लिख देंगे, आपका अकाउंट प्रिपेयर हो जाएगा। क्लियर है सर, क्लियर है। चलिए दूसरा काम क्या करना है हमको, सैलरी इंक्लूड 10,000 पेड इन हिज ब्रदर विच इज अनरीजनेबल टू द एक्सटेंट ऑफ 2,000। मतलब सर इसके ब्रदर को सैलरी दी है 10,000, लेकिन एक्चुअल में 8,000 ही बनता है, 2,000 रुपये अनरीजनेबल है। तो सर हम प्रॉफिट में 2,000 जोड़ देंगे, बिकॉज जब हम P&L बनाए होंगे, जब हम P&L ये वाला बनाए थे तो हमने क्या किया था, जब हम यहाँ पे P&L बनाए थे तो हमने इसके भाई को जो सैलरी दी, टू सैलरी यहाँ पे हम लिखा और 10,000 डाल दिया। मतलब हमने 2,000 रुपया फालतू का भी तो डाला था जो कि अनरीजनेबल है। तो अब जब हम कैलकुलेट कर रहे हैं तो प्लस
2,000 रुपये हम कर देंगे जो कि अनरिजनेबल था, क्योंकि हम क्या जान रहे हैं, हम सही प्रॉफिट निकालने, हमने दया को लगाया यहाँ पे, दया अभिजीत आए हैं यहाँ पे CID है क्योंकि सही प्रॉफिट निकालने के लिए। तो जो भी गलतियां हुई हैं या गलत एडजस्टमेंट की गई है उसको सही किया जाएगा। और एक बात हमेशा याद रखिएगा, एक डेप्रीशिएशन हमेशा यहाँ ऐड होगा, वो वाला डेप्रीशिएशन जो P&L अकाउंट में दिया है। मतलब फॉर्मेट जब बनता है तो आता है सबसे पहले नेट प्रॉफिट, यहाँ पे ऐड होगा वो एक्सपेंसेस, ऐड होंगे वो एक्सपेंसेस जिनको सेपरेटली देखना होता है। सेपरेटली मतलब सर जैसे मान लीजिए किसी दूसरे हेड के थे, IFOS हेड के थे या फिर कैपिटल गेन हेड के थे, तो उसको अगर हमने P&L में डेबिट किया है तो उसको जोड़ देंगे। और डेप्रीशिएशन जो कंपनीज एक्ट का है ना उसको भी हम जोड़ देते हैं ऐड प्रॉफिट करने के बाद। प्लस जो डिफरेंट टाइप की एडजस्टमेंट होती है, जो रेक्टिफिकेशन होते हैं जिसकी वजह से खर्चा बढ़ रहा होता है, ये एड एक्सपेंसेस नॉट अलाउड है, या जिसकी वजह से इनकम बढ़ रही होती है, सर इनकम बढ़ रही होती है उसको भी यहाँ जोड़ देंगे। जिसकी वजह से खर्चा बढ़ रहा होता है तो उस एडजस्टमेंट को यहाँ पे डिडक्ट कर देंगे। और यहाँ पे एक डेप्रीशिएशन आएगा, सर ये जो इनकम टैक्स एक्ट का कैलकुलेटेड डेप्रीशिएशन है उसको लेस कर देंगे। यहाँ पे मेरा रियल प्रॉफिट आएगा सर, जो मेरा सही वाला प्रॉफिट है ना, रियल प्रॉफिट, वो वाला प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक है सर, ये एक फॉर्मेट होता है जिसको यूज किया जाता है। और हमें क्या निकालना है, हमें सही प्रॉफिट निकालना है। 44 AD तो हम निकाल दिए, अब 44 AB निकालना है तो सारे के सारे इनकम टैक्स के रूल्स लगेंगे वहां पे। द होल ऑफ द अमाउंट ऑफ, चलो यहाँ पे मेरा प्रॉफिट कितना दिया पहले हम निकाल लेते हैं। 50,000 का प्रॉफिट इन्होंने दिया है सर, ये इस वाली एडजस्टमेंट के कारण 9,000 का प्रॉफिट मेरा ऐड हो जाएगा, ये 2,000 का ऐड हो जाएगा। अब यहाँ बोल रहा है द होल ऑफ प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी वॉज पेड इन द कैश बाई वे ऑफ वन टाइम पेमेंट। सर प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का खर्चा कैश में पे कर दिया एक ही बार में। चलिए देखते हैं, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी ये रहा, 23,000 रुपए का खर्चा सर कैश में किया है, कंप्लीट डिसअलाउड। 40A3 में आके ये डिसअलाउड हो जाता है, अभी हमने पढ़ा। इसका मतलब सर इस खर्चे को जो हम PL में लिखे ये भी डिसअलाउड हो गया। और 23 था ना, 23,200 सर, 23,200 सर यहाँ ऐड हो जाएगा। 23,200 सर यहाँ पे भी ऐड हो जाएगा। चलिए, द डेप्रीशिएशन प्रोवाइडेड इन द P&L अकाउंट इज 1,05,000 वाज बेस्ड ऑन द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन है। 1,05,000 डेप्रीशिएशन हम P&L अकाउंट में चार्ज किए हैं सर। 1,05,000 पहले तो 1,05,000 हम जोड़ देंगे। क्यों जोड़ देंगे, रीजन बिहाइंड दिस, P&L अकाउंट का डेप्रीशिएशन जुड़ता है। अब इन्होंने बताया है कुछ हमें, द रिटन डाउन वैल्यू ऑफ प्लांट एंड मशीनरी इज 4,20,000। सर ब्लॉक बना दीजिए सर एक, चलो बनाते हैं, अभी बना रहे हैं। रिटन डाउन वैल्यू 4,20,000 है। एज ऑन 1/4/2019 अ न्यू प्लांट फॉलिंग अंडर द सेम ब्लॉक ऑफ डेप्रिसिएशन वाज ब्रॉट टू 1 जुलाई 2019 इज 70,000। सर क्या ये जो प्लांट आया है ये 180 दिन से ज्यादा यूज हुआ है? जी हाँ, तो इससे फुल रेट से डेप्रिसिएशन मिलेगा, फुल रेट से डेप्रिसिएशन मिलेगा। हाँ सर, फुल रेट से डेप्रिसिएशन तो इस पर मिलेगा। चलिए, एंड इस पे तो सर एडिशनल डेप्रिसिएशन भी मिलेगा ना सर, क्योंकि शायद ये मैन्युफैक्चरर थे, नहीं रिटेल ट्रेडर है सर, एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं मिलता इस पे, रिटेल ट्रेडर है, मतलब ओनली इस पे डेप्रिसिएशन मिलेगा। ओके सर, टू ओल्ड प्लांट वाज सोल्ड ऑन 1 अक्टूबर 2019 फॉर 50,000 रुपीज। सर कैसे डेप्रिसिएशन चार्ज होगा? तो हम इसके लिए हम ब्लॉक बना दें। हाँ सर ब्लॉक बनाइए। सर ब्लॉक बनाएंगे तो क्या आएगा, 15% वाले के ब्लॉक में सबसे पहले मेरा ब्राउट डाउन वैल्यू कितनी थी, WDV मेरी कितनी है आप बताओ, आप प्लीज चेक करो। 4,20,000 रुपए की सर WDV थी। मैंने बताया था ऐड परचेज करेंगे जो 180 डेज से ज्यादा यूज हुआ है, वो उसके फिगर क्या है, 180 डेज से ज्यादा यूज होने वाले एसेट की फिगर है सर 70,000 रुपए। फिर मैंने बोला था लेस मनी पेबल भी आता है, अगर हमने कोई असेट, मनी MONEYPAYBLE मनी पेबल भी आता है, हमने अगर कोई असेट बेच दिए तो उसकी वैल्यू को माइनस कर देते हैं। तो सर 50,000 की वैल्यू हमने बेच दी है, असेट बेच दी है। अब ये जो WDV आई ना, इसके ऊपर क्या लगेगा, डेप्रिसिएशन। तो सर WDV प्लीज कैलकुलेट करिए कितनी आ रही है, 4,20,000 प्लस मतलब 4,40,000 के सर WDV आ रही है। सर इस 4,40,000 पे कितना प्रतिशत डेप्रिसिएशन लगेगा? सर 15% लगेगा। आपकी कंफ्यूजन होगी कैसे, हम 4,20,000 मार्कर बदल रहा हूं, 4,20,000 का एसेट जो थी वैल्यू WDV थी, मतलब हम इसको 12 महीने पूरे यूज किए हैं। हाँ सर, 180 दिन से ज्यादा हम इसको भी यूज किए हैं। हाँ सर, 50,000 ये गई, इसको छोड़ दो, इस पर तो डेप्रिसिएशन लग भी नहीं रहा है। मतलब 4,40,000 की ये जो एसेट है ये कहां से आई है सर, 4,20,000 से आई है और 70,000 से आई है। ये जो एसेट है ना, मतलब ये हमारी पूरी 180 दिन से ज्यादा यूज हुई होगी। हाँ, तो इसलिए 15% डेप्रिसिएशन लगाएंगे। तो 4,40,000 का 15% आप कैलकुलेट करिए, आता है 66,000 रुपए। ठीक है, तो मतलब सर जब हम यहाँ पे कैलकुलेट कर रहे हैं
तो हमने P&L वाला डेप्रिसिएशन तो हटा दिया, लेकिन हम यहाँ माइनस कर देंगे जो मेरा इनकम टैक्स एक्ट का डेप्रिसिएशन जाता है 66,000 रुपए। ठीक है सर। नेक्स्ट आते हैं, रेंट एंड टैक्स रेट्स इंक्लूड जीएसटी लाइबिलिटी ऑफ 3400 पेड ऑन 7/4/2020। 7 अप्रैल 2020 को अगर मेरा कुछ पेड हुआ है, रेंट भी और रेट्स इंक्लूड्स जीएसटी लाइबिलिटी 3400 रुपए मेरा पेड हुआ है 7 अप्रैल 2020 को, मतलब 31 मार्च 2020 के बाद। लेकिन अगर ये 139(1) में रिटर्न की डेट के पहले पहले अगर जमा हो गया, जो रिटर्न की डेट क्या आएगी यहाँ पे सर 30 सितंबर 2020, उसके पहले पहले जमा हो गया, तो ये खर्चा क्या अलाउड है? यहाँ सर ये खर्चा अलाउड है, तो यहाँ पे कोई एडजस्टमेंट हम नहीं कर रहे हैं अभी। अदर जनरल एक्सपेंसेस इंक्लूड 2000 पेड एज डोनेशन टू अ पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट। सर क्या पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट को कोई खर्चा देना मेरा व्यापार का खर्चा होता है? एज लाइक मान लीजिए यहाँ पे ये कोई जमीन थी, यहाँ पे लॉकडाउन चल रहा था, तो यहाँ पे लॉकडाउन चल रहा था, ये हाईवे है, लॉकडाउन के कारण यहाँ पे कोई फैक्ट्री थी, कंपनी थी, इस कंपनी ने लॉकडाउन में जो मजदूर यहाँ से पैदल पैदल जा रहे थे उनको पानी पिलाने के लिए मशीन लगवा दी और चैरिटी कर दी 2 लाख रुपए की। एग्जांपल मैं बता रहा हूँ कि 2 लाख की चैरिटी आपको लग रहा हो सर बहुत अच्छा काम किया था, इसको आप डिडक्शन दे दो, बट इनकम टैक्स एक्ट में डिडक्शन नहीं मिलेगा, क्योंकि इनकम टैक्स एक्ट में केवल उसी एक्सपेंसेस को डिडक्शन मिलता है जो खर्चा मेरे व्यापार के लिए जरूरी था, जो खर्चा मेरे व्यापार के लिए जरूरी था। क्या अगर हम इनको पानी नहीं पिलाते तो क्या मेरा व्यापार रुक जाता? नहीं, इसका मतलब मेरे व्यापार का खर्चा नहीं, इसलिए इनकम टैक्स एक्ट में इसको डिडक्शन नहीं मिलेगी। ठीक है सर। सेंटिमेंटल नहीं होना है सर, 2000 की डिडक्शन नहीं मिलेगी, यहाँ पे प्लस 2000 आ जाएगा। सेंटिमेंटल कहीं से भी नहीं होना है, क्लियर है? सोच लीजिए फिर से, सेंटिमेंटल, मेरा वर्ड सुनिए, सेंटिमेंटल कहीं से भी नहीं होना है। सर अब कैलकुलेट करते हैं टोटल ये आता कितना है। देखिए मैं भी आप ही के साथ कैलकुलेट कर रहा हूँ कितना आता है। मेरी प्रॉफिट थी 50,000 रुपए की, मेरा प्रॉफिट था 50,000 का, प्लस 9,000 प्लस 2,000 प्लस 23,200 प्लस ये 10,500 1,05,000 प्लस 1,05,000 माइनस 66,000 प्लस 2,000, इट मीन्स मेरा प्रॉफिट आया 12,92,000 रुपए का। अभी 1,25,200 रुपए का, सॉरी 1,25,200 रुपए का प्रॉफिट मेरा अभी आया। बट सर ये प्रॉफिट आपका सही है? जी नहीं, अभी भी ये प्रॉफिट मेरा सही नहीं आया है। क्यों? क्योंकि हमें कुछ चीजें इसमें से डिडक्ट करनी थी, जैसे ये 24,524 इसको मैं क्लियर करता हूं एक सेकेंड। क्योंकि इस वैल्यू में ये कितनी वैल्यू आई है? 1,25,200। अब इस 1,25,200 में भी कुछ एडजस्टमेंट बची है ना सर? सर इस 1,25,200 में से पहले तो सर ये इनकम हटेगी, मतलब यहाँ पे सर ये माइनस 2400 आएगा, क्योंकि मैंने क्या बताया था ये इनकम क्या है? एग्जेम्प्ट है। अगेन और भी कुछ चीजें सर होंगी। सर ये शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस, ये जो हमने बोला था ना सेपरेटली कंसीडर्ड होंगे, मैंने जब आपको यहाँ फॉर्मेट बताया था, मैंने कहा फॉर्मेट आपको बताया था, मैंने बोला था सेपरेटली कंसीडरेशन करने वाली अगर कैपिटल गेन जैसी आइटम है जिसको पीजीबीपी में हमें नहीं दिखाना है, तो इसको पीजीबीपी में 8100 रुपए का लॉस इन्होंने दिखा दिया, बट इसको हमें कंसीडर नहीं करना था, सेपरेट कंसीडर करना था, तो इसको हम जोड़ देंगे, क्योंकि इन्होंने खर्चा दिखाया तो हम खर्चा हटा रहे हैं, मतलब जोड़ेंगे। तो 1,25,200 माइनस 2400 प्लस 8100, प्लीज करिए मेरे साथ, आपका आता है 1,30,900। कितना आता है? 1,30,900। क्या यही अगर आंसर है, देन यू डिड इट मैन, यू डिड इट। आपने कर दिखाया, आपने ओरली सॉल्यूशन पूरा दिखाया। देखिए कहीं कुछ भी कैलकुलेशन आपने नहीं की, ओरली साइड में लिख लिख के कर दिया था, लेकिन मेरा आंसर तो मैं मैच कर लूँ। 1,30,900 क्या? 1,30,900। अब देखिए कितनी ईजी है ये चीजें। यू आर डूइंग ओरल थिंग्स मैन, ओरली आप कर रहे हो सब कुछ। आओ अच्छा सारे स्टूडेंट्स मुझे अपना नाम जरूर मेंशन करना है, किसको किसको अच्छा लगा, कितना 5 स्टार रेटिंग टाइप से मुझे व्हाट्सएप पे भेजना आप लोग। ओके सर, अपना नाम, अपने शहर का नाम, और आपको ये क्लासेस किस लेवल तक हेल्प कर रही हैं, आपके लिए जरूरी है भेजना मुझे। कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन सर जरूरी क्यों है? ऐसे ही बच्चा मन कर गया मेरा भी। WDV ऑफ ब्लॉक ऑफ प्लांट एंड मशीनरी 1/4/2019 को 4,20,000 का था। देखिए पहला नोट से क्या बता रहे हैं, 4,20,000 का था, पर उसमें से हम नई प्लांट एंड मशीनरी कितने की खरीदे थे? 70,000 रुपए की, और जो बेच दी उसका मिला 50,000 रुपए। 4,40,000 रुपए मेरी WDV आती है कब? 31/3/2020 की, बट बिफोर डेप्रिसिएशन। इस वैल्यू पे सर 15% की रेट से डेप्रिसिएशन लगेगा, क्योंकि 180 दिन से ज्यादा मशीनरी यूज किए हैं, तो 66,000 रुपए आ गए। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है सर। दूसरी चीज देखिए,
यहाँ पे इन्होंने बोला सिंस जीएसटी लायबिलिटी हैज बीन पेड बिफोर द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न ऑन इनकम अंडर सेक्शन 131 इज द सेम इज डिडक्टेबल। हाँ, तो ये तो मैंने आपको बताया था। मैंने क्या बताया था, कुछ चीजें होती हैं, अगर कुछ खर्चे आपने 31 मार्च 2020 तक या 2019 तक, जो लो 2020 तक आपने नहीं किए हैं और प्रूडेंट वे में बुक कर लिए हैं, एक्रूवल सिस्टम के अकॉर्डिंग बुक कर लिए हैं आपने, अगर उस खर्चों को आप 31 मतलब 139(1) मतलब आईटीआर की डेट के पहले पहले अगर उस खर्चे को कर देते हैं, जो कि यहाँ की डेट में 30 सितंबर लास्ट डेट है, तो मान लीजिए आपने आके जून में कभी उस खर्चे का पेमेंट कर दिया तो आपको अलाउड हो जाता है। अगर आप नहीं करते ना रिटर्न की डेट तक, तब वो खर्चा डिस अलाउड कर दिया जाता। तो यहाँ पे जीएसटी का पेमेंट उन्होंने शायद अप्रैल में ही कर दिया था, जो मैंने आपको बताया था, तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं आई। देखिए एक ही क्वेश्चन को मैं 2 या 3 बार आपको सेम टाइम पे पढ़ा हूँ। जीएसटी का देखिए कब कर दिया इन्होंने, 7 अप्रैल 2020 को। ओके, अब आ जाए अपने मेन फॉर्मेट पे। सर आ जाइए। कंप्यूटेशन ऑफ बिजनेस इनकम ऑफ मिस्टर शिवम। नेट प्रॉफिट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितना था, 50,000 रुपए का। मैंने क्या किया, एडमिशेबल एक्सपेंसेस या लॉसेस, अंडर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक था 18,000 रुपए का और ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक था 9,000 का। आपको ये करने की जरूरत नहीं, अगर आपने मेरा फॉर्मेट फॉलो किया तो आप डायरेक्ट लिखें रेक्टिफिकेशन, मैं आपको लिखवा रहा हूं रेक्टिफिकेशन इन स्टॉक, आप डायरेक्ट यहाँ पे प्लस कर सकते हैं 9,000 रुपीज, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ठीक है सर। प्लस हो गया सैलरी पेड टू ब्रदर अनरीजनेबल था 2,000 रुपए। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी जो 10 पैसे ऊपर का खर्चा कैश में कर दिए, उसको ऐड कर दिया हमने। डेप्रीशिएशन कौन सा वाला, कंपनीज एक्ट वाला डेप्रीशिएशन हमने ऐड कर दिया है। शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस ऑन शेयर्स, ये मेरा कैपिटल गेन का हेड था, लेकिन मैंने पीजीपीपी में गलती से दिखा दिया, इसलिए इसको हम यहां से हटा दिए हैं। ठीक है सर। और डोनेशन टू पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट, मेरे व्यापार का खर्चा नहीं था, इसलिए इसको भी जोड़ देंगे। तो टोटल हमें जितना जोड़ना पड़ा, मेरा इनकम आ गया। अब क्या मेरे इनकम में इंक्लूड है जो नहीं होनी चाहिए, सर यूटीआई की एग्जेम्प्ट इनकम होती है, टैक्सेबल नहीं होती, इसको डिडक्ट कर दीजिए। और बिजनेस इनकम बिफोर डेप्रीशिएशन, अब आ गई यहाँ पे, मैंने यूटीआई की इनकम डिडक्ट कर दी, बिजनेस इनकम बिफोर डेप्रीशिएशन आ गया। डेप्रीशिएशन 66,000 रुपए का हमने कैलकुलेट करना बताया था, 1,23,900 आपकी इनकम आ गई। बेटा इससे इजी कुछ नहीं है, इवन मैंने आपको ना इंस्टीट्यूट के फॉर्मेट से भी इजी वे फॉर्मेट में आपको बता दिया। अगर आप क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते ऐसे पॉइंट निकाल के सॉल्व कर लोगे तो आपको टाइम कम लगेगा, रेदर देन कि आप पूरा क्वेश्चन एक बार पढ़ रहे हो उसके बाद आगे सॉल्व कर रहे हो। तो तरीका कैसे होगा सर, आप क्वेश्चन की ये लाइन यहां तक पढ़ना, यहां तक कितना पढ़ना, फिर पी&एल अकाउंट भी पढ़ लेना। पी&एल पढ़ने के बाद डायरेक्ट आप नीचे आके एडजस्ट पढ़ना कि रिक्वायरमेंट क्या है। पी&एल पढ़ा, पी&एल के बाद आके आप सीधे पढ़ना कि आपको रिक्वायरमेंट क्या है, उसके बाद एडजस्टमेंट पढ़ना। तो उसके बाद जब एडजस्टमेंट पढ़ेंगे तो आप एडजस्टमेंट करते भी जाएंगे साथ साथ। ओके ओके सर। नेक्स्ट क्वेश्चन में सर करवा दो, थोड़ा सा जल्दी जल्दी करवा दो। ओके, अब जल्दी जल्दी करते हैं। मिस्टर एस है इंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ फ्लाइंग गुड्स एंड कैरिज ऑफ 1 अप्रैल 2019। ही ओन्स 10 ट्रक्स आउट ऑफ 6 हैवी व्हीकल एंड ग्रॉस व्हीकल वेट फॉर सच गुड्स एंड व्हीकल ऑफ 15,000 kg ईच। रुको मैं दूसरे स्लाइड पे आपको 44 AE स्पीड में थोड़ा बता देता हूं। हमारा एक सेक्शन आता है सेक्शन 44 AE, ये हमसे किस चीज के बारे में बात करता है, ये बात प्रिजम्पटिव टैक्सेशन फॉर ट्रांसपोर्ट्स के बारे में। किसके बारे में बात करता है सर, प्रिजम्पटिव ट्रांसपोर्ट्स के बारे में। ठीक है सर। सर ये बोलता क्या है सर, प्रिजम्पटिव टैक्सेशन फॉर द ट्रांसपोर्ट। इसने बोला कि अगर किसी एसएससी के पास होल ईयर में, पूरे साल में 10 और लेस देन 10, या फिर दूसरे तरीके से सर 10 से अगर अधिक उसके पास व्हीकल्स नहीं है, तभी वो प्रिजम्पटिव टैक्सेशन का बेनिफिट ले सकता है, ऑल्दो प्रिजम्पटिव टैक्सेशन का बेनिफिट नहीं ले सकता है। उसके बाद इन्होंने टैक्स लगाने के लिए ये जो व्हीकल है ना, इसको 2 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। इन्होंने बताया व्हीकल्स भी 2 कैटेगरी के होते हैं। आपने देखा होगा कहीं छोटा हाथी चल रहा होता है, कहीं बड़ा वाला ट्रक चल रहा होता है। तो इन्होंने ट्रांसपोर्ट सेक्टर के लिए भी 2 तरीके के व्हीकल बता दिए। एक इन्होंने बोला जो व्हीकल होता है वो होता है हैवी गुड्स व्हीकल, हैवी गुड्स व्हीकल। और एक क्या होता है सर, अदर व्हीकल। नाम ही नहीं बोला, अदर व्हीकल। अदर व्हीकल कौन से हुए, जो हैवी गुड्स व्हीकल नहीं है। हैवी गुड्स व्हीकल कौन से होते हैं सर, जिस व्हीकल की क्षमता कैपेसिटी 12,000 किलोग्राम से ज्यादा की होती है ना, 12,000 किलोग्राम से एक्सीड करती है। ठीक है, मतलब 12 टन से ज्यादा की क्षमता वाला, जो इससे ज्यादा का वजन उठा के एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकता है, वो होते हैं हैवी गुड्स व्हीकल। और अदर व्हीकल्स में आ गया जो इससे कम हो। ठीक है सर। तो अदर व्हीकल के ट्रांसपोर्टेशन के लिए इन्होंने बताया कि अदर व्हीकल से, जैसे आप टाटा मैजिक चला रहे हो, तो माना जाएगा कि इससे आपकी इनकम 7,500 पर मंथ
और मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन अब हम लिखने जा रहे हैं 7500 पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ है, पार्ट ऑफ द मंथ है। मतलब सर अगर आपने किसी व्हीकल को 29 मई से यूज करना शुरू कर दिया ना, तो माना जाएगा कि आपने 29 मई क्या पूरे मई महीने को यूज किया, उस पर 7500 का आपको देना पड़ जाएगा पर व्हीकल का, आपकी इनकम मान ली जाएगी। ठीक है सर। और दूसरा ये जो हैवी गुड्स व्हीकल है, इसके लिए भी क्या बोला जाता है सर, इसके लिए इन्होंने टैक्सेबिलिटी की बताई है ₹1000 पर, वर्ड आप सुनिएगा, पर टन। इन्होंने 1000 रुपीज को नहीं बोला, पर टन, मतलब 12 टन है तो 12,000 रुपए। अगर 15 टन है, क्योंकि 12 टन से ज्यादा का कुछ भी हो सकता है, 1500 किलो का 1800 किलो लोडिंग कैपेसिटी का व्हीकल है तो 18 टन हो जाएगा ना, तो इसलिए बोला इन्होंने 1000 रुपीज 1000 पर टन पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ, पार्ट ऑफ द मंथ, इसीलिए इन्होंने ऐसा बोल दिया। अब इसमें भी वही चीज लगेगा सर कि आप पार्ट ऑफ द मंथ बोल रहे हैं तो किसी भी डेट को अगर आपने किया है तो अगर आपने लास्ट डे को भी किया तो पूरे मंथ का रेंट लग जाएगा। ठीक है, इतना क्लियर है? हाँ सर, इतना क्लियर है। इसमें कुछ और बातें भी इन्होंने बता रखी हैं कि किसी भी केस में एसएससी के पास उस होल ईयर में 10 व्हीकल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। मान लीजिए एसएससी के पास 10 व्हीकल थी, ठीक है, 6 हैवी गुड्स वाली हैं और 4 अदर व्हीकल्स हैं। इस 6 हैवी गुड्स वाली व्हीकल्स में से इसने मई के मंथ में एक व्हीकल बेच दी, ठीक है, 15 मई को एक व्हीकल बेच दी और 21 मई को एक व्हीकल खरीद ली, तो सर क्या हो जाएगा? देखिए, तो इसके पास रह तो 10 के 10 ही गए, क्योंकि पहले एक बेची तो यहाँ 5 बचे थे, फिर एक खरीदी तो फिर 6 हो गए, रह तो साल भर में 10 के 10 गए। बट जब हम इसका रेंट कैलकुलेट करेंगे, सॉरी इसकी इनकम कैलकुलेट करेंगे, पता है कैसे कैलकुलेट करेंगे? हम जो 5 व्हीकल्स पे हैवी गुड्स में, ये देखते जाइए भाई साहब, 5 व्हीकल्स जो थे ये होल ईयर रहे, या इसको इस तरीके से भी मत करो आप, मैं आपको और थोड़ा कॉम्प्लेक्स करके बताता हूं। समझ लीजिए एक हैवी व्हीकल इन्होंने बेच दिया, क्या किया? एक हैवी व्हीकल बेच दिया, और कब बेचा है? 15 मई को, और 31 मई को एक लाइट व्हीकल खरीद लिया। तो पता है कैसे कैलकुलेशन होगी सर? 5 व्हीकल्स तो पूरे 12 महीने रहे, तो इस पे मान लीजिए अगर ये 1200 टन के थे तो 12,000 रुपए पर टन, 1000 रुपीज पर टन पर मंथ, इस तरीके से। और सर अब ये जो एक व्हीकल था ना, इसके लिए मई के महीने से स्टार्ट हो जाएगा, मतलब 11 महीने, इस एक व्हीकल पे 11 महीने का रेंट लगेगा। बट यहां पे भी 4 व्हीकल्स जो थे, 4 व्हीकल्स थे, अभी एक जुड़ के 5 हो गए, 4 व्हीकल्स पे तो 12 महीने, लेकिन इस एक व्हीकल पे यहां पे भी सर 11 महीने का लग जाएगा। आपको लग रहा है सर यहां पे भी 11 महीना लगा रहे हो, यहां पे भी 11 महीना लगा रहे हो, कुछ आपको ऐसा फील आ रहा है? अरे सॉरी, यहाँ पे तो 2 महीने का लगेगा, क्योंकि कौन से 2 महीने सर? अप्रैल प्लस मई, ये 2 महीना व्हीकल किसके बाद चली गई? 6 व्हीकल्स में से 5 व्हीकल 12 महीने रही, और ये एक व्हीकल सिर्फ 2 महीना रही, अप्रैल और मई। लेकिन जब यहाँ कर देना तो 4 व्हीकल प्लस एक व्हीकल हो गई, 4 व्हीकल तो पूरे 12 महीने रही, यहाँ ये मई से आई, तो सर मई से यहाँ पे सर मई जून जुलाई अगस्त टोटल 11 महीने, मई जून जुलाई अगस्त अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च 11 महीने रहे, तो सर 11 महीने का रेंट लगे, 11 महीने इंटू 7500 और ये इंटू 7500। अब जरा मार्कर का कलर चेंज करके मैं येलो कर रहा हूं, आप देखिए सर क्या ये 11 महीने एक व्हीकल रही और फिर यहाँ पे 2 महीने, मतलब ये एक व्हीकल पे सर 11 2 13 महीने का रेंट आ गया क्या सर? हाँ, बिकॉज ओनली, मैंने यहाँ जो वर्ड बताया था ना आपको, बिकॉज यहाँ पे पार्ट ऑफ द मंथ भी लेते हैं, इसलिए 11 महीने का रेंट आ जाएगा। ये गलत नहीं है, जब आप कैलकुलेशन करने जाएंगे तो हो सके आपको लगे कि अरे ऐसे थोड़ी होता है, बट ऐसा ही होता है। क्लियर है? हाँ सर। अब हम अपना क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, ये इलस्ट्रेशन पढ़ते हैं। अपना क्वेश्चन ही है, वैसे तो इलस्ट्रेशन नहीं है। कहाँ पढ़ा सर? मिस्टर एस इंगेज थे बिजनेस ऑफ फ्लाइंग गुड्स फॉर कैरेज, ठीक है। 1 अप्रैल 2019 को 10 ट्रक इनके पास थे, जिसमें से 6 हैवी गुड्स वाले थे, एंड द ग्रॉस व्हीकल वेट ऑफ सच गुड्स ऑफ 15,000 किलोग्राम, मतलब 15 टन का था ना, 15 टन। और अगर ये 44 ए ले रहे हैं तो पर 1000 रुपीज पर टन पर मंथ, 1000 रुपीज पर टन मतलब 15 टन, मतलब 15,000 रुपए पर महीने इनका आना चाहिए ना प्रेजेंटिव बेसिस पे इनकम। हाँ सर। अभी तक हमें पता चला इन्होंने 10 गुड्स लिए हैं, जिसमें से 6 हैवी वाले थे, तो नॉर्मल वाले कितने रहे होंगे? 4 रहे होंगे। आगे भी पढ़ लेते हैं। ऑन 2 मई 2019 ही सोल्ड वन ऑफ द हैवी गुड्स व्हीकल एंड परचेज लाइट गुड्स व्हीकल फॉर 6 मई 2019। ओके सर, 6 में से 5 तो इनके 12 महीने रहे, एक व्हीकल इनका सिर्फ 2 महीने रहा था जो हैवी गुड्स था, तो ये 15,000 यहाँ पे आ गया इंटू 15,000 यहाँ पे आ गया। मैं साथ साथ सॉल्यूशन करते जा रहा हूँ आपको दिखाने के लिए। दिस
न्यू व्हीकल कुड हाउएवर बी पुट टू यूज ऑन 15 जून 2019। एक बात सुनिए, आपने व्हीकल खरीदा 6 मई को और पुट टू यूज किया 16 मई को। यहां पे लिखे क्वेश्चन, बिकॉज 44A में हर जगह तो हम लेते हैं पुट टू यूज की डेट, बट 44A लेते समय हम कभी नहीं देखते पुट टू यूज की डेट। आपने एक्वायर कर लिया, वी डीम्ड दैट यू पुट टू यूज, बिकॉज कोई क्या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपके व्हीकल के पीछे पीछे चलेगा देखने के लिए कब आपने पुट टू यूज किया। इसलिए अगर आपने एक्वायर्ड कर लिया तो एक्वायर्ड कर लिया, पुट टू यूज की डेट यहां नहीं देखते हैं। क्वेश्चन लिखेगा हर जगह इनकम टैक्स एक्ट में, सुनिए सावधान, हर जगह इनकम टैक्स एक्ट में पुट टू यूज की डेट देखी जाती है, बट 44A के केस में पुट टू यूज की डेट नहीं देखते हैं। 6 मई से ही लेंगे। तो सर मई जून जुलाई मतलब मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ, तो ये 11 महीने तक ये व्हीकल रहा। ये जो एक व्हीकल हम खरीदे ना, ये 11 महीने तक रहा, और ये लाइट गुड्स है तो 7500 रुपए इसका रेंट आएगा। और रिमेनिंग व्हीकल कितने थे? 4 व्हीकल 12 महीने तक पूरे रहे 7500 रुपए वाले। ठीक है सर। Compute the total income of Mr. S for assessment year 2021 taking note of the following dates। हमें 44A निकालना है, सबसे पहले बोल रखा है ये। चलिए, फ्रेट चार्ज एंड कलेक्टेड 12,70,000, लेस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 6,25,000, 1,85,000 और अदर ऑफिस एक्सपेंसेस आ गए। ये सब कैलकुलेट करने के बाद 8,25,000 है। नेट प्रॉफिट इनका 4,45,000 आ गया, और अदर इनकम इनकी कितना है? 70,000 रुपये। सर हमें क्या करना है, ये काम इन्होंने बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन कराया है। अब अगर ये अपने बुक्स ऑफ अकाउंट की ऑडिट कराते हैं तो ये वाला प्रॉफिट ले सकते हैं। अगर नहीं कराते तो प्रेजेंटिव बेसिस पे जाते, 44A के थ्रू जाते, तो इनका प्रॉफिट कितना आएगा वो कैलकुलेट करना है। तो क्या हम कैलकुलेट करें? सर 12, 25, 60 इंटू 15, 15 इंटू 60 अगर आप कैलकुलेट करिए तो सर ये 9, 12, 25, 60 इंटू 15, 900 और ये 3 जीरो, मतलब 9 लाख रुपए सर ये आ गए, और 15 30,000, 30,000 ये आया। कैलकुलेट प्लीज बेटा मेरे साथ कर लो ना यार। 9,30,000 रुपया सर इनका हैवी गुड्स से आ गया, और लाइट गुड्स से 4 इंटू करो प्लीज, 4 इंटू 12 इंटू 7,500 सर, 754 इंटू 12 इंटू 7,500 ये आ गया, प्लस 11 इंटू 7,500 इज इक्वल टू आ गया इतना, प्लस MRC इज इक्वल टू इतना 4,42,500। इस कैलकुलेशन को आप करिए, इस कैलकुलेशन को आप करिए। उसके बाद इन दोनों को अगर आप जोड़ देते हैं 9,30,000 तो आया आपका 13,72,500। अभी मुझे भी नहीं पता ये आंसर सही है या नहीं है। 13,72,500, 13,72,500। सर देखिए, वी डिड इट अगेन। सर ये कितने बड़ा सॉल्यूशन है। आंसर एक पेज ये रहा, फर्स्ट पेज पूरा आंसर का है, ये भी आंसर जा रहा है। सेकंड पेज में सर यहां तक आंसर जा रहा है। आपने वो लास्ट की फिगर यहीं पे निकाली सिर्फ इतने से कैलकुलेशन से। इसलिए मैंने 44A कुछ इस ढंग से ही समझाया था कि आप तुरंत सॉल्व कर पाए बिना देखे। आइए सॉल्यूशन पढ़ लेते हैं। सेक्शन 44A वुड अप्लाई इन द केस ऑफ मिस्टर एस अंडर सिंस ही इज इंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ अप्लाइंग गुड्स एंड कैरेज। मतलब पहले लिखेंगे कि इनके ऊपर 44A क्यों लगता है, क्योंकि ये इसी बिजनेस में इंगेज्ड है, और ये 10 गुड्स से ज्यादा कैरेज किसी भी टाइम प्रीवियस ईयर में नहीं होल्ड करके रखे हैं। उसके बाद सेक्शन 44A प्रोवाइड द कंप्यूटेशन ऑफ बिजनेस इनकम फॉर द एसएससी ऑन अ प्रेजेंटिव बेसिस। प्रेजेंटिव बेसिस में क्या, द इनकम शैल बी डीम्ड टू बी ₹1,000 पर टन और ग्रॉस व्हीकल वेट ऑन अनलैंडेड वेट। आप सीधे लिखिएगा ₹1,000 पर टन पर मंथ, आपको वो वर्ड याद रहेगा। ये भले ही वर्ड याद न रहे, ₹1,000 पर टन पर मंथ, अब यहां मार्जिन पे लिख लीजिए, आपको याद रहेगा। एंड 7,500 per month or part of the month for each goods carriage other than heavy goods vehicle owned by the SSE in the previous year of such higher sum declared by the SSE in the return of income. Mr. S business income calculated applying the provision of section 44A is 13,72,500 रुपए and his total income would be 14,42,500 रुपए। कैसे है सर? अब यहाँ पे आइए कैसे निकाला इन्होंने। देखिए यहाँ पे कंप्यूटेशन किए हैं, कंप्यूटेशन प्रेजेंटिव इनकम का। जो हैवी गुड्स व्हीकल थी वो जो हम बेच दिए वो 2 महीने रही, 1000 के हिसाब से तो 30,000 आया, और अदर जो 5 थी वो तो 12 महीने ही रही, तो 9 लाख आया, 9,30,000। और जो एक गुड्स कैरेज जो 6 मई को हम परचेज किए 11 महीने रही, 7500 इंटू 11 आ गया, और 4 वाली तो पूरे 12 साल थी, 3,60,000, टोटल 13,72,500 आया। सर 13,72,500 आ गया, प्लस अगर टोटल इनकम निकले तो अदर सोर्स से जो इनकी इनकम थी वो यहाँ पे दी हुई है 70,000, तो उसको भी ऐड किया इन्होंने, उसको भी ऐड किया, और 13,72,500 में प्लीज कैलकुलेट करिए, 13,72,500 प्लस 70,000 जब ये करते हैं तो 14,42,500 आ जाता है। आइए यहाँ फिर से अभी एक देखते हैं। कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम मिस्टर एस, प्रेजेंटिव इनकम और व्हेन बुक्स आर मेंटेन्ड। बुक्स और मेंटेन के टाइम पे ये वाली इनकम बताई हुई है, कुछ मेंटेन आपको नहीं करना, ये पूरा इन्होंने बताया हुआ है। फॉर्मेट बस देखते जाओ बच्चा।
इनकम फ्रॉम बिजनेस ऑफ फ्लाइंग गुड्स 13,72,500 और अदर इनकम आ गई 70,000, 14,42,500 की टोटल इनकम इनकी आई है। हाँ सर सही है। और अगर बुक्स मेंटेन करते हैं तो 4,45,500 से तो लिखा ही था। हाँ बच्चा ये लिखा ही था, इसी को यहाँ लिख दो तो पैसे ऐसे कह रहे हैं आपको मार्क्स मिल जाते हैं और प्लस 70,000। ये तो गिवन इन्फॉर्मेशन है, गिवन इन्फॉर्मेशन को सिर्फ प्रेजेंट करने के नंबर मिलते हैं। अगर आप प्रेजेंट नहीं करते हैं तो काट दिया जाएगा क्वेश्चन, सॉल्यूशन में से आपके 3 या 4 नंबर काट लिए जाएंगे। तो केवल गिवन इन्फॉर्मेशन को प्रेजेंट करने के नंबर दे रहे हैं। 5,15,000। अब आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप अपनी इनकम 14,25,000 दिखाइए या तो आप अपनी इनकम 5,15,000 दिखाइए। आप बताइए कौन सा ऑप्शन चूज करेंगे? सर 5,15,000 चूज करेंगे बिकॉज ये इससे हमको टैक्स कम भर करना पड़ेगा। तो अगर आप टैक्स कम पे करना चाहते हैं तो आप पहली बात अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट को भी मेंटेन करिए और अपनी ऑडिट भी करवा दीजिए, बस बात खत्म। ठीक है सर। आइए, हाउ एवर एज पर 44A7 मिस्टर एस मे क्लेम लोअर प्रॉफिट। वो 5,15,000 भी दिखा सकते हैं गेन इफ कीप्स टू मेंटेन प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट एज पर 44A एंड गेट द सेम ऑडिटेड एंड फर्निश द रिपोर्ट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट रिक्वायर्ड अंडर सेक्शन 44AB। इफ ही डज सो देन हिज टोटल इनकम ऑफ फॉर द टैक्स पर्पस फ्रॉम गुड्स कैरेज वुड बी 4,45,000 इंस्टेड ऑफ 13,72,000। तो इनकी टोटल इनकम 5,15,000 ही हो जाएगी। जो मैंने आपको बताया वही लाइन लिखी है। एक बार ब्रीफिंग फिर से कर देते हैं। सर क्वेश्चन ये आया था, देखिए मैं एक क्वेश्चन को ही हर बार 3 बार पढ़ा रहा हूं, आपको रिवाइज भी नहीं करना पड़ेगा। जैसे क्वेश्चन देखे हम पहले 44A के प्रोविजंस लिख दिए, उसके बाद हम बता दिए 44A में क्या क्या होता है। हमने कैलकुलेशन कर दिया कि मेरे ऊपर कितना 44A के कारण इनकम आएगी। उसके बाद हमने एक चार्ट बनाया कि 44A के अकॉर्डिंग कितना इनकम आता है और नॉर्मल कितना इनकम आता है, दोनों में किसमें कम आता है। अगर हम कम वाला लेना चाहते हैं तो हमें क्या प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा। बस सॉल्यूशन हो गया, फुल मार्क्स मिलेंगे, कोई नहीं रुक सकता आपको। ओके सर, क्वेश्चन नंबर 9, मिस्टर राज शू और मैन्युफैक्चरर है भाई साहब, तो इनको क्या एडिशनल डेप्रिसिएशन मिलता है? तुरंत पॉइंट्स निकलते हैं। देखिए यहाँ पे आपसे गलती नहीं होगी, कभी आप भूलेंगे नहीं एडिशनल डेप्रिसिएशन के बारे में। गिव द फॉलोइंग मैन्युफैक्चरिंग ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ओपनिंग स्टॉक 71,000 का, परचेज जो किया है रॉ मटेरियल 2,16,99,000, मैन्युफैक्चरिंग वेजेस दिया है, ग्रॉस प्रॉफिट दिया है, क्लोजिंग स्टॉक दिया है, सेल्स दिया है एंड ऑल दैट दिया है, एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस दिया 3,26,000, CGST पेनल्टी। भाई साहब एक बात सुनिए, ये पेनल्टी जो दिया है ना किसी भी कानून को न लागू, किसी भी कानून के तहत आगे सुनेगा, अगर लॉ की कोई पेनल्टी आपके ऊपर लगती है तो वो डिसअलाउड होती है, उसको अलाउ नहीं कहते। ये तो आपको पेनलाइज किया गया, आपको सजा दी गई है। अब उस सजा का हम डिडक्शन आपको इनकम टैक्स में दे देंगे तो आप सजा कहाँ आपको हुई, तो आपको खर्चा हो गया। सजा और खर्चा में कुछ फर्क है। अगर हमने इस खर्चे का आपको डिडक्शन दे दिया तो ये सजा नहीं होगी, तो ये खर्चा हो गया ना आपका, इसलिए इसका डिडक्शन नहीं मिलता है। सर लेकिन एक बात और याद रखने वाली बात है सर, जो पेनल्टी है ना, पेनल्टी जो है अगर आपको किसी एक्ट के तहत लगी है, एक्ट के तहत लगी है या किसी लॉ के तहत लगी है, अगर आपको पेनल्टी किसी एक्ट के तहत लगी है या किसी लॉ के तहत लगी है तब तो आपको डिसअलाउड है। बट अगर आपको कॉन्ट्रैक्ट के कारण लगी है, जैसे मान लीजिए आपसे बात हुई कि ये रेलवे ट्रैक बिछाना है 20 दिन में और 20 दिन में नहीं बिछा पाए तो पर डे का 1 लाख रुपए पेनल्टी लगेगी। आपने रेलवे ट्रैक बिछाया 25 दिन में तो 5 लाख की जो आपको पेनल्टी लगी ना, ये कॉन्ट्रैक्ट के कारण लगी है, ये अलाउड होती है। कॉन्ट्रैक्ट के कारण अगर पेनल्टी लगती है, कॉन्ट्रैक्ट के कारण, तो वो अलाउड होती है, उसको नहीं हटाते हैं। इट मीन सर इस 5 लाख के खर्चे को हम हटाएंगे, मतलब इस 5 लाख को हम ऐड बैक करेंगे। क्या करेंगे हम सर? 5 लाख को ऐड बैक करेंगे। बात समझते जाइएगा अभी से ही, देखिए हम पढ़ते पढ़ते निकालेंगे। जीएसटी पेड 1,10,000, जनरल एक्सपेंसेस 54,000, बैंक इंटरेस्ट ऑन मशीनरी टर्म लोन ठीक है 60,000, डेप्रिसिएशन सर डेप्रिसिएशन P&L में जो आता है वो हमेशा ऐड होता है, वो हमेशा ऐड होता है। अगर आपको क्वेश्चन नहीं भी आएगा ना तो फॉर्मेट खींच के कुछ चीजें जो हमेशा यूनिवर्सल होती हैं उसको तो आप लिख दीजिए, 2-3 मार्क्स आपको ऐसे ही दे देगा। ये जो ऐसे डेप्रिसिएशन हमेशा ऐड होता है, यूनिवर्सल है, तो इसको आप ऐड कर दीजिएगा। ठीक है सर। डिविडेंड फ्रॉम डोमेस्टिक कंपनीज ये एग्जेम्प्ट होती है, P&L में है सर, इसको हटाइए, एग्जेम्प्ट है, मतलब ये क्या होगा? लेस होगा। ये क्या होगा? लेस होगा। उसकी जब हम रियल प्रॉफिट निकाल रहे हैं, दया आया है रियल प्रॉफिट निकाल रहा है तो ये क्या करेगा? इसको लेस कर देगा। ठीक है। बाई इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर नेट 1,80,000 सर, ये भी एग्जेम्प्ट प्रॉफिट है, ये भी एग्जेम्प्ट प्रॉफिट है। यहाँ पे नेट प्रॉफिट में कैसे चला गया? ये वाला जो नेट प्रॉफिट है ना, इसी पे हमको टैक्स निकालना है, तो इस नेट प्रॉफिट में ये भी चला गया, इसको भी हमको निकालना पड़ेगा, मतलब ये भी एग्जेम्प्ट है, इसको भी हमको निकालना पड़ेगा। इसका मतलब इसको भी हम क्या करेंगे? डिडक्ट करेंगे। मैंने आपको बोला आपने ऊपर वाली चीज पढ़ी, अब सबसे नीचे आइए। पहले हम क्या पढ़ते हैं सर? पूछा क्या है? रिक्वायरमेंट्स को पहले पढ़ने का हमने आपको समझाया है। रिक्वायरमेंट्स बोलता है कंप्यूट द टोटल इनकम ऑफ मिस्टर राजू फॉर द असेसमेंट ईयर 2021। टोटल इनकम को निकालनी है। ओके, तो जो गलतियां की थी ना, वो दया क्यों आया है? CID यहाँ क्यों? ये गलतियां जो इसने इस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो गलतियां कर दी है, जो एज पर इनकम टैक्स एक्ट ने उसको सुधार करने के लिए, और वही सुधार हम करते जा रहे हैं। अब आइए
नोट दिया है इग्नोर एप्लीकेशन ऑफ सेक्शन 14A फॉर डिसअलाउंस ऑफ एक्सपेंडिचर इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी एग्जेम्प्ट इनकम। ओके, मतलब एग्जेम्प्ट इनकम के अगेंस्ट अगर कोई खर्चा होता है ना तो उसको डिसअलाउड कर दिया था। इस बात को आप भूल जाइए, तो हम याद भी नहीं किए हैं फिलहाल तो इस बात को। आइए सर, अब हम पढ़ते हैं अपना एडजस्टमेंट। फॉलोइंग आर द फर्दर इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू इन फाइनेंशियल ईयर 1920। अब हम यहीं से कैलकुलेट करते हैं। चलिए, हमारी क्या थी सर, 5 लाख। देखिए, अभी तक मैंने भी क्वेश्चन को नहीं देखा है, आपके साथ ही कैलकुलेशन करेंगे, तो प्लीज़ कैलकुलेटर आप लेके साथ में बैठ जाइएगा। 5 लाख रुपए, 5 लाख रुपए ये है प्रॉफिट। और इसको सर इसमें से घटाना क्या क्या था, 1,80,000 15,000। तो सर हमको इसमें से माइनस क्या क्या करना है, 1,80,000 सर हमने माइनस किया, और सर हमको 5,000 भी इसमें से माइनस करना है। ठीक है, 15,000 माइनस करना है। सॉरी 15,000 माइनस कर दिए। और सर हमको ऐड करना है 2 लाख और ऐड करना है 5,000। डेप्रीशिएशन सर हम ऐड कर रहे हैं, प्लस 2 लाख डेप्रीशिएशन का है, प्लस 5,000 जो जीएसटी की पेनल्टी है वो हम ऐड कर दिए। ठीक है, अब आइए पढ़ते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेज इंक्लूड 46,000 पेड एज कमीशन टू ब्रदर ऑफ द एसएससी। द कमीशन अमाउंट टू द मार्केट रेट इज 36,000। मतलब 36,000 रुपए जिस चीज़ की कीमत है उसके लिए हमने 46,000 रुपए दे दिए हैं। किसको, अपने भाई को। मतलब हमने जरूरत से ज़्यादा खर्चा बुक किया है, जो गलत बात है। तो 36 माइनस 45, डिफरेंस का 9,000 रुपये हम ऐड करेंगे, क्योंकि हमने 9,000 रुपये एक्स्ट्रा खर्चा दिखाया है। डिफरेंस का 9,000 रुपये हम क्या करेंगे, यहाँ पे ऐड कर दे रहे हैं, क्योंकि हमने 9,000 रुपये एक्स्ट्रा खर्चा दिखा दिया है। चलिए, दया ने इसको पकड़ लिया, सीआईडी आके इसको पकड़ ली। द एसएससी पेड 33,000 इन कैश टू अ ट्रांसपोर्ट कैरेज ऑन 29 दिसंबर 2019। दिस अमाउंट इंक्लूड द मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस। अज्यूम दैट द प्रोविजंस रिलेटिंग टू टीडीएस आर नॉट एप्लीकेबल टू द पेमेंट। भाई लगना ही नहीं था, लगना ही नहीं था। 35,000 रुपये तक तुमको अलाउड है कैश में, तो इन्होंने तो कुछ किया ही नहीं है। तो यहाँ कोई कुछ भी नहीं होगा, एडजस्टमेंट फाइन है, ये फाइन है। और आपको लगेगा ये फाइन कैसे हो सकती है, इसलिए कॉशन लिखिए। कुछ एडजस्टमेंट ऐसी होती है जो सही होती है, बस कंफ्यूज करने के लिए आपको दे देता है। A sum of 4,000 per month was paid as salary to staff throughout the year and this has not been, ये नहीं है रिकॉर्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। तो रिकॉर्ड करो, अगर छूट गया, मान लीजिए भूल गए यहाँ पे रिकॉर्ड करना टू सैलरी, तो यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे। कितने की सैलरी भूले सर, 4,000 रुपये पर मंथ, मतलब 12 चौक 48,000 रुपये की सैलरी सर रिकॉर्ड करना भूल गए। और ये मेरा क्या है, खर्चा है, तो ये माइनस आएगा। ये क्या है, खर्चा है, माइनस आएगा। ठीक है, बैंक टर्म लोन इंटरेस्ट एक्चुअली पेड ऑन 31/3/2020 वॉज 20,000 एंड द बैलेंस वॉज पेड ऑन अक्टूबर 2020। सर बैंक इंटरेस्ट लोन कितना था, सर बैंक का इंटरेस्ट लोन ये देखिए 60,000 रुपये है। हुआ क्या है सर, ये जो 60,000 रुपये इसमें हुआ क्या है, इस 60,000 रुपये में से 20,000 तो पे हो गया है और ये बचा दूसरा 40,000 रुपये। हमने आपको एक चीज़ बताई थी कि इनकम टैक्स रिटर्न कि ड्यू डेट के पहले पहले अगर ये खर्चा, इंटरेस्ट का भी मैंने बताया था, अगर ये खर्चा पे हो जाता है तो ही अलाउड होता है, वरना नहीं होता। ये वाले 40,000 तो सर अक्टूबर में पे हुए हैं और इनकम टैक्स रिटर्न की लास्ट डेट 30 सितंबर थी, तो मतलब ये 40,000 रुपये सर डिस अलाउड हो जाएगा। मेरा 40,000 रुपये सर क्या हो जाएगा, डिस अलाउड हो जाएगा। तो यहाँ पे हम अपनी इनकम 40,000 रुपये से बढ़ा दे रहे हैं, क्योंकि 60,000 रुपये डिडक्ट कर रखे थे, 40,000 रुपये से अपनी इनकम बढ़ा दी है। Housing loan principal repaid during the year 50,000 and it's related to residential property acquiring by him in previous 1890 to सेल्फ ऑक्यूपाइड क्या रखे हैं ये। इंटरेस्ट ऑफ हाउसिंग लोन ऑफ 30,000, हाउसिंग लोन वाज टेकन फ्रॉम केनरा बैंक, दिस अमाउंट वर नॉट डील्ड इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अगर ये P&L में डील ही नहीं किए हैं तो कोई बात नहीं, फाइन, हम यहाँ पे कुछ नहीं करेंगे। बट शायद सर इसकी डिडक्शन मिलेगी, जब हम ग्रॉस टोटल इनकम निकालते हैं तो सर डिडक्शन मिलती है। हाँ मिलती है, इंटरेस्ट की अलग से मिलती है और प्रिंसिपल की अलग से मिलती है, वहाँ पर हम इसको डील करेंगे। अभी प्रॉफिट में इसका कोई कैलकुलेशन नहीं आएगा। डेप्रिसिएशन अलाउबल अंडर द एक्ट एज टू कंप्यूटेड ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। सर इग्नोर करना है एडिशनल डेप्रिसिएशन, तो ठीक है, इग्नोर कर देंगे हम एडिशनल डेप्रिसिएशन को। यहाँ पे जो हमने लिखा था एडिशनल डेप्रिसिएशन को हम काट देंगे, इग्नोर करते हैं एडिशनल डेप्रिसिएशन को। जो बुक्स ऑफ अकाउंट के अकॉर्डिंग डेप्रिसिएशन था उसको जोड़ते हैं, वो हम यहाँ जोड़ चुके हैं 2 लाख रुपए। अब क्या आएगा मेरा एक्चुअल एज पर इनकम टैक्स एक्ट, तो 12 लाख की मशीनरी थी जो 12 महीने यूज़ हुई है, तो 15% 180 दिन से ज़्यादा यूज़ हुई है। हम 180 दिन से ज़्यादा यूज़ की हुई 2 लाख की मशीनरी इसमें जोड़ दी हैं, टोटल एडिशन मेरा 4 लाख का हुआ। ओके सर, हमने 12 लाख की मशीनरी इसके पहले यूज़ की है, 12 लाख की, 4 लाख की इस बार की मशीनरी हम लाए हैं, ऐड कर दिए सर 4 लाख की मशीनरी। सर 4 लाख में ना 180 दिन से ज़्यादा यूज़ की हुई मशीनरी है 2 लाख रुपए की,
ठीक है। तो सर 180 दिन से कम यूज की हुई मशीनरी कितने की होगी? 2 लाख रुपए की, क्योंकि 4 लाख अगर एडिशन है और 180 दिन से ज्यादा यूज की हुई मशीनरी की कीमत 2 लाख है, तो उसका मतलब कुछ मशीनरी ऐसी भी आई जो 180 दिन से कम यूज हुई थी जिसकी कीमत 2 लाख रुपए है। तो अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो 12 लाख जो 180 दिन से ज्यादा यूज हुई, ये ओपनिंग है, ये 2 लाख जो 180 दिन से ज्यादा यूज हुई, मतलब सर 14 लाख रुपए पे 15% का हमको डेप्रिसिएशन मिलेगा। और 2 लाख की जो मशीनरी है इस पे हमको हाफ रेट, क्योंकि 180 दिन से कम यूज हुआ है, 7.5% का डेप्रिसिएशन मिलेगा। एंड अगेन आपको याद रखना है कि एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं मिलना है, तो कैलकुलेट करिए 14 लाख का 15% आता है 2,10,000 रुपए, प्लस 2 लाख का 7.5% आता है 15,000 रुपए। मतलब सर 2,10,000 प्लस 15,000, 2,25,000 रुपए सर यहाँ पे डिडक्ट होंगे। कितने होंगे सर? 2,25,000 रुपए यहाँ पे डेप्रिसिएशन मेरा आ रहा है, 2,25,000 रुपए का। क्या इतना ज़्यादा डेप्रिसिएशन आना चाहिए? कैलकुलेशन क्या हमारी सही है? आई विल चेक लेटर। क्या कर सकते हैं अभी? कहाँ गया मार्कर मेरा? 2 लाख, भाई छोटे हो जाओ आप। 2,25,000 रुपये डिडक्ट होगा, माइनस 2,25,000 रुपये। और कुछ इसमें नहीं बोला। अब हम कैलकुलेट कर देते क्या नेट प्रॉफिट मेरा इतना ही आ रहा है जितना, अगर नेट प्रॉफिट आ गया ना तो हम सही हैं। आप प्लीज़ कैलकुलेट करिए सर। 5 लाख, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, 5 लाख माइनस 1,80,000 माइनस 15,000 प्लस 2 लाख प्लस 5,000 है या 50,000 है? ये पेनल्टी का 5,000 है, प्लस 5,000, ये वाली फिगर थी, ये वाली फिगर, प्लस 5,000 प्लस 9,000 प्लस 9,000 भी हो गया, माइनस 48,000 प्लस 40,000, माइनस 48,000 प्लस 40,000, माइनस 2,25,000 माइनस 2,25,000 इज इक्वल टू सर 2,86,000 रुपये आता है। प्लीज़ चेक करते हैं यार। नहीं, आंसर हमने कहीं गलत किया है। हमने क्वेश्चन ही कहीं गलत लिखा है, कहीं कुछ गलती हुई है हमसे। अब हम गलती चेक करते हैं हमने गलती क्या की है। आइए देखते हैं, हमने कहीं कुछ क्लैरिकल मिस्टेक कर दी होगी या कहीं कुछ तो हमने गलत किया है। देखते हैं क्या हमने गलत किया है। नेट प्रॉफिट 5 लाख का आया, ठीक है। एक्सेस कमीशन पेड टू ब्रदर 10,000 ऐड करना था, हमने 10,000 ऐड किया है। डिसअलाउंस अंडर सेक्शन 40A3 इज नॉट अट्रैक्टेड सिंस द लिमिट, तो ठीक है सर। जो 35,000 ट्रांसपोर्टर को दिए कोई दिक्कत नहीं थी, हम नहीं कुछ करेंगे। सैलरी पेड टू स्टाफ नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स of unexplained expenditure and has it to be deemed to be the income as per section 69C would be taxed at the rate 60% under section 115BB। ये बात छोड़ो, लेकिन 48,000 रुपया सर सैलरी का हम दिखा देंगे इसको, ठीक है। हाँ सर, सैलरी का 48,000 रुपया जोड़ देंगे। सॉरी हमने लेस क्यों किया था वहाँ पे? एक सेकेंड। पर मंथ वॉज पेड टू सैलरी स्टाफ थ्रू आउट द ईयर एंड हैज़ नॉट बिन रिकॉर्डेड। ओहो, ये जो एक्सपेंस है ना इसको डीम्ड इनकम बना देंगे। सम ऑफ 4,000 पर मंथ वाज पेड एज सैलरी टू ए स्टाफ थ्रू आउट द ईयर एंड दिस हैज नॉट बीन रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्डेड ही नहीं है और आप पे कर रहे हो, इसका मतलब आप गलत पे कर रहे हो, तो ये 48,000 ऐड हो जाएगा यहाँ पे। ओके, तो 2,86,000 आप देखो, 2,86,000 प्लस 48,000 प्लस 48,000 कितना आता है? 3,82,000 3,83,000 आ रहा है। 1,000 का कहीं और कुछ है खेल। हम लोगों ने शायद कहीं कुछ क्लैरिकल मिस्टेक भी की होगी, कोई बड़ी बात नहीं है हम लोगों के लिए, क्योंकि मैं यहाँ बैठ के अकेला कह रहा हूँ, कैलकुलेटर पे कुछ हो सकता है गलत हो गया हो मुझसे। नेक्स्ट इन्होंने बात किया कि नो डिडक्शन अलाउड इन रिस्पेक्ट ऑफ एक्सपेंडिचर, कोई दिक्कत नहीं है। बैंक इंटरेस्ट का 40,000 रुपये डिसअलाउड हो गया, उसको ऐड करेंगे। जीएसटी पेनल्टी 5,000 रुपये की डिसअलाउड होगी, उसको ऐड करेंगे। और डेप्रिसिएशन डेबिट जो 2 लाख का हुआ था उसको ऐड बैक कर देंगे। डिविडेंड इनकम 15,000 की डिडक्ट होगी क्योंकि उस पर टैक्स नहीं लगना था, और एग्रीकल्चर इनकम 1,80,000 की डिडक्ट होगी, उस पर टैक्स नहीं लगता था। 2,25,000 रुपये भी डिडक्ट होगा क्योंकि उस पर भी टैक्स नहीं लगना था, मतलब 4,20,000 रुपये आ गया। अब देखते हैं हम टोटल हमारे पास कितना आया है। सर टोटल कितना आया? चलिए देखिए, हमने क्या गलत किया था, कुछ गलत किया था क्या? सर 1,80,000 हम भी डिडक्ट किए, 1,50,000 हम भी डिडक्ट किए, और हमने भी 2,25,000 डिडक्ट किया। हम सर ये 3 जगह तो सही थे, तो गलत कहाँ थे? 10,000 ऐड करना था सर, हमने क्या 10,000 ऐड किया है? हमने 9,000 ऐड किया, ये गलती कहीं की है हमने सर। ये अच्छा, ओहो, ये देखिए आप, 46,000 और 36,000 के बीच का डिफरेंस 9,000 कहाँ से होता है? 10,000 होता है। आप ही ने मुझे बताया था कि 9,000 से लिख दो, ये 10,000, ये लो, मेरा वो सही आ गया, ये 3,83,000 आ गया। मतलब सब कुछ सही था, क्लैरिकल मिस्टेक थी वो 1,000 रुपये की, ठीक है, ठीक है सर।
और ये वाला क्या इन्होंने बोल दिया, इस वाले को मैं फिर से एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। सैलरी पेड टू स्टाफ, जो कि हम और बुक्स में रिकॉर्ड ही नहीं की है, ठीक है। एज्यूम करेंगे कि द एक्सपेंडिचर इज इन द नेचर ऑफ अनएक्सप्लेन्ड एक्सपेंडिचर एंड हैंस दिस इज डीम्ड टू बी द इनकम एज पर सेक्शन 69C एंड वुड बी टैक्स्ड एट रेट 60% अंडर सेक्शन 115B। मतलब सर देखो, मैंने यहाँ पे ना सैलरी पे की है, यहाँ पे मेरा, मैं आपको ओरिजिनल बैलेंस शीट में दिखाऊंगा, मैंने आपको ओरिजिनल बैलेंस शीट में दिखा रहा हूँ, मेरे ओरिजिनल ये P&L अकाउंट है, यहाँ पे आया 50,000 रुपये का प्रॉफिट, लेकिन टू सैलरी अगर हम पे किए इनको 48,000 का, उसके बाद मेरा 5 लाख का प्रॉफिट आ जा रहा है और हमने इसको कैश में पे किया था, हमने दिखाया नहीं है। मतलब क्या है, तुम कैश में कहाँ से पे कर दिए? ये 5 लाख रुपए से हम डिडक्ट कैसे करें? आपने पे कैसे किया? बैंक से पे करते तब तो आपका दिखता, बुक्स ऑफ अकाउंट में आया था, आपने पे कैसे किया ये 48,000? तो ये अनएक्सप्लेन्ड एक्सपेंडिचर है ना, आप एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हो कि 48,000 रुपये खर्चा करने के लिए आपके पास 48,000 रुपये आया कहाँ से। इस तरीके से समझिए, 48,000 रुपये खर्चा करने के लिए आपके पास 48,000 रुपये आया कहाँ से। अगर अनएक्सप्लेन्ड एक्सपेंडिचर भी होता है ना, तो उसको भी आपकी इनकम बना दिया था, 60% टैक्स रेट उस पर लगता है। अरुण जेटली गवर्नमेंट लाई थी 60% का स्लैब रेट, पहले ये कम था, तो इसलिए 48,000 जुड़ गया। इस तरीके से कि आपका ये क्वेश्चन यहाँ पे आप 3,83,000 रुपये तक तो सर पहुंच गए हैं। लेस क्या होगा इसमें? सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी के लिए डिडक्शन मिलता है 24B में, इंटरेस्ट का 30,000 रुपये और प्रिंसिपल के अमाउंट पे 50,000 का जो यहाँ पे दिया हुआ है। टोटल इनकम 3,10,000 रुपये आ गई इनकी, टोटल इनकम 3,10,000 रुपये आ गई। एक इन्होंने वर्किंग नोट बनाया है क्या, कंपुटेशन ऑफ डेप्रिसिएशन अंडर सेक्शन अंडर इनकम टैक्स एक्ट के लिए 15% लगेगा 14 लाख पे, जो मैंने आपको समझा दिया है, और 2 लाख पे 7.5% के हिसाब से 2,25,000 रुपये कहाँ से सर आया सर? अरे ओपनिंग मेरा था 12 लाख रुपये, 180 दिन से ज़्यादा यूज़ हुए थे 2 लाख रुपए वाले, तो इस 14 लाख पे आप 15% लगा दो, और 180 दिन से कम यूज़ हुआ था 2 लाख, इस पे आप 7.5% लगा दो, लो आपका आ गया। ठीक है सर। अब एक देखिए अल्टरनेट व्यू इन्होंने दिया यहाँ पे, बट मेरी रिकमेंडेशन है कि अगर ICI ने अल्टरनेट व्यू से नहीं सॉल्व किया तो हम भी अल्टरनेट व्यू से सॉल्व नहीं करेंगे। ठीक है सर। क्वेश्चन नंबर 10 पे भी आ जाए। अल्टरनेट व्यू देखिए जो मैंने वहाँ पे ले लिया था, सैलरी नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट वाज एरोनियस ओमिशन, इसको जो यही वाला व्यू मैंने लेके बना दिया था क्वेश्चन को। मैंने 48,000 जो डिडक्ट किए थे, अगर ये व्यू लेके ही डिडक्ट किए थे कि जो पॉसिबल है टू टेक अ व्यू कि सैलरी नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट वाज एरोनियस ओमिशन एंड दैट द एसएससी वाज ऑफर्ड टू सेटिस्फैक्टरी एक्सप्लेनेशन फॉर द सेम इन सच अ केस। हमने क्या सोचा था, जो मैंने भी यही वाला व्यू लिया था कि P&L में ये भूल गया 48,000 रुपये डालना, ठीक है, 48,000 रुपये 12 × 4,000 डालना भूल गया। और इस केस में क्या होगा, इस केस में द सेम शुड नॉट बी एडेड बैक, तो मैंने एड बैक नहीं किया था एज अनएक्सप्लेन्ड एक्सपेंडिचर बट वुड बी अलाउड एज डिडक्शन। इसीलिए बेटा मैंने इसको एड बैक करने की जगह मैंने क्या किया था, 48,000 को डिडक्ट कर दिया था। तो ये भी तरीका सही था, जो मैंने आपको बताया था वो भी सही था, बट ICI नहीं फॉलो कर रही है तो छोड़ देते हैं हम इस चीज़ को भी। वो भी तरीका सही था बट आपका आंसर उससे कुछ और आता, लेकिन ये खुद बोलते हैं कि वो भी तरीका सही है। ओके, कंफ्यूजन बढ़ेगी आपके, इसलिए मैं नेक्स्ट पे आता हूं। क्वेश्चन नंबर 10, मिस्टर टी इंगेज्ड इन कंपोजिट बिजनेस ऑफ ग्रोइंग एंड क्यूरिंग। आपने पढ़ लिया, इसको याद कैसे रखना है। ग्रोइंग एंड क्यूरिंग दो ही काम कर रहे हैं, इसका मतलब 25% इनकी टैक्सेबल इनकम है। कॉफी इन कर्नाटका, द होल ऑफ कॉफी ग्रोन इज प्लांटेशन इज क्योर्ड। Relevant information pertaining to the year ended 31st March 2020 are given below. WDV ऑफ कार 3 लाख रुपए की है इनकी, WDV ऑफ मशीनरी 15 लाख रुपए की है। एक्सपेंसेस इनकर्ड फॉर ग्रोइंग ऑफ कॉफीज 3,10,000 रुपए की, एक्सपेंडिचर फॉर क्यूरिंग कॉफीज 3 लाख की है, एंड क्यूर्ड कॉफी की सेल्स वैल्यू कितनी है, 22 लाख रुपए। सेल्स वैल्यू 22 लाख रुपए की। हमको करना क्या, कंप्यूट द टोटल इनकम अराइजिंग फ्रॉम द अबव एक्टिविटीज फॉर द असेसमेंट ईयर 2021 शोन WDV फॉर द असेसमेंट असेट ऑफ 1/4/2020। WDV हमको 1/4/2020 की निकालनी है, इसका मतलब आफ्टर डेप्रिसिएशन निकालनी है। एक चीज याद रखिएगा, आफ्टर डेप्रिसिएशन 31 मार्च 2020 की नहीं कहा, 1/4/2020 का मतलब सर्टेन हो गया, आफ्टर डेप्रिसिएशन हमें निकालनी है। बिसाइड बीइंग यूज्ड द एग्रीकल्चर ऑपरेशंस द कार इज आल्सो यूज्ड फॉर पर्सनल यूज। डिसअलाउंस फॉर पर्सनल यूज मे बी टेकन 20%, मतलब कार का 20% का खर्चा पर्सनल नेचर में हो जाएगा तो वो डिसअलाउड हो जाएगा। 80% जो बिजनेस के लिए यूज हो रही है वो तो अलाउड हो जाएगा, और 20% जो पर्सनल नेचर का हो रहा है वो डिसअलाउड हो जाएगा। The expenses incurred for car running maintenance is 50,000. The machine was used for coffee curing business operations. चलो मशीन्स पे तो पूरा लगेगा, तो सर इस 50,000 का 20% जो खर्चा डिसअलाउड होगा, मतलब 10,000 रुपये खर्चा डिसअलाउड हो जाएगा और 40,000 रुपये खर्चा ही अलाउड होगा। WDV है 3 लाख रुपए की,
और 1/4/2019 को WDV मशीनरी है 15 लाख रुपए की इनकरिंग ग्रोइंग द कॉफी, ये भी डिडक्ट होगा, ये भी माइनस जाएगा, ये भी माइनस। सिंपल है यार, ये तो सबसे सरल है। देखो सेल्स वैल्यू कितनी है कॉफी की, 22 लाख रुपए। अब खर्चा क्या क्या किए हो आप? सर एक्सपेंसेस इन ग्रोइंग कॉफी हम किए 3,10,000 रुपए का, 3,10,000 रुपए का ये खर्चा आप उठा दो, ठीक है। एक्सपेंडिचर फॉर क्यूरिंग कॉफी 3,10,000 रुपए, 3 लाख रुपए का ये भी खर्चा किए सर। एक्सपेंडिचर ऑफ क्यूरिंग कॉफी 3 लाख रुपए का ये भी आप खर्चा किए हैं। अगर मैं इस तरीके से बनाऊँ ना इसको, ऐसे आप आ जाइए जिस तरीके से हमारे फॉर्मेट से, और आप 22 लाख रुपए की इनकम है, थोड़ा सा और साफ करके करता हूँ, यहाँ पे आइए, चलिए 22 लाख रुपए की इनकम है, हमने 3 लाख रुपए खर्चा कर दिए ग्रोइंग में, और क्यूरिंग में कितने खर्चा कर दिए सर? 3 लाख नहीं किए सर, 3,10,000 खर्चा ग्रोइंग में कर दिए, 3 लाख क्यूरिंग में कर दिया। अब मैं देखिए फास्ट लेन में आपको बस कराने की कोशिश कर रहा हूँ अभी। सर मेरा डेप, और ये 40,000 खर्चा सर ये भी आएगा, 40,000 सर जो मैंने कार के लिए खर्चा किया फॉर द पर्पज ऑफ बिजनेस। सर अब डेप्रिसिएशन आएगा, डेप्रिसिएशन कितना आएगा? कार के ऊपर डेप्रिसिएशन सर 15% और प्लांट एंड मशीनरी के ऊपर 15%, बट ये टोटल 18 लाख पे 15% आएगा। लेकिन 3 लाख वाली कार पे जो 15% डेप्रिसिएशन आ रहा है 45,000 रुपये, सर इस 45,000 का भी 20% पर्सनल है, 80% ही बिजनेस का है। तो इस 3 लाख की कार का 15% जो डेप्रिसिएशन आया उसका भी 80% ही बिजनेस मिलेंगे। 3 लाख की कार का, अगेन 3 लाख रुपए की कार का जो 80% डेप्रिसिएशन लेंगे, जो 15% की रेट से आया, दैट इज 36,000। सर ये देखते जाइए, बस मैं अभी आपको फिर से क्वेश्चन पढ़ा दूंगा, कोई बड़ी बात नहीं है। 36,000 और 15 लाख पे पूरा 15% आएगा, तो 15 लाख का 15% अगर आप देखते हैं तो 2,25,000। मैं कहता हूँ सारे खर्चों को आप डिडक्ट कर दीजिए और देखिए क्या प्रॉफिट आपका आ रहा है। 3,10,000 प्लस 3 लाख प्लस 40,000 प्लस 36,000 प्लस 2,25,000, ये पूरा खर्चा माइनस आ रहा है 9,10,000 रुपये। अगर आपका जाता है 22 लाख रुपए में से, तो सर आपका आता है 1,28,9,000। क्या 1,28,9,000? सर आप देखिए कितना इजीली सॉल्व कर रहे हैं चीज़ों को। और ये इनकम है, कंपोजिट इनकम है, अभी इसको बाइफिकेट करेंगे, बट पहले कंपोजिट इनकम तक पहुंचे कैसे, आइए पढ़ते हैं। Where an SSE engaged in the composite business of growing and curing the coffee and income will be segregated between agriculture income and business income। आप कॉफी में ग्रो क्यूर भी कर रहे हो, कॉफी बना रहे हैं, तो इनकम का बंटवारा होगा एग्रीकल्चर इनकम और बिजनेस इनकम में, ठीक सर। रूल 7 भी यहाँ लग जाएगा। As per the above rule, income derived from sale of coffee grown and cured by the seller in India shall be computed if the income is derived from the business, and 25% of the income shall be deemed to be the income liable to tax. The balance 75% will be treated as agriculture income। मैंने बताया था 2 काम कर रहे हैं, टाटा बताया था आपको 4 काम कर रहे हैं तो 40%, 2 काम कर रहे हैं तो 25%, और किसी के लिए 35% था, वो बताएंगे किसी क्या है आप कमेंट सेक्शन में। उस पर मैंने आपको ये भी बताया था याद करने के लिए कि 50% से कम वाला ही टैक्सेबल होता है, जिससे आप कंफ्यूज ना हो जाएं। 25-75 बहुत से बच्चे याद कर लेते हैं, फिर भूल जाते हैं कि 25 वाला टैक्सेबल था या 75 वाला। तो मैं आपको बता देता हूँ 50% से कम वाला ही टैक्सेबल होता है। तो इस तरीके से हम समझ गए, ये लाइन हम जरूर लिखेंगे, इस लाइन को लिखने का ही हमको मार्क्स मिलने वाले हैं। अब हमने क्या कैलकुलेट किया, मेरी सेल्स वैल्यू कॉफ़ी की कितनी है 22 लाख रुपए। अब एक्सपेंसेज कॉफ़ी ग्रो करने के कितने आ गए 3,10,000 रुपए। कार के मेरे खर्चे कितने आ गए 50,000 का 80% 40,000 रुपए, और डेप्रिसिएशन कार का कितना आ गया 40,000 रुपए। 3 लाख रुपए का डेप्रिसिएशन, 3 लाख की कार का 15% हम डेप्रिसिएशन लेंगे, लेकिन इसका 80% ही बिजनेस के लिए यूज था, तो 80% ये आ गया। 3,86,000 मेरी इनकम हुई, सॉरी खर्चा हुआ। ये खर्चा अभी आया सिर्फ और सिर्फ मेरा कौन सा, ग्रो करने के लिए। अब टोटल एग्रीकल्चर ऑपरेशन का खर्चा ये है। अब एक्सपेंडिचर फॉर कॉफी क्यूरिंग जब करते हैं तो 3 लाख रुपए क्यूरिंग का खर्चा गिवन है, और मशीनरी जो यूज उसका डेप्रिसिएशन 3,25,000 आ गया। इन दोनों को भी ऐड कर दिया। अब टोटल 9,11,000 का खर्चा जो हमने कॉफी बीन्स बेच के 22 लाख रुपए में से डिडक्ट कर दिया, तो 12,89,000 रुपए आपका क्या आ गया, कंपोजिट इनकम। अब इस इनकम को डिडक्ट करना है किसमें, एग्रीकल्चर में, और सेग्रेट कर एग्रीकल्चर में और बिजनेस इनकम में। तो सर 25% वाला इनकम क्या होता है, बिजनेस इनकम होता है। तो बिजनेस इनकम जो मेरी है वो 25%, तो बिजनेस इनकम कितनी आ गई 3,22,250। एग्रीकल्चर इनकम जो आएगी उसको एग्जेम्प्ट कर दीजिए, 12,89,000 का 25%, तो आप कैलकुलेटर पे कैलकुलेट कर सकते हैं, आपका 3,22,250 आ गया। अब करना क्या है सर, अब कुछ नहीं करना, ये आपका सॉल्यूशन था, यही आपका सॉल्यूशन है। यहाँ पे इन्होंने एक ब्लॉक बना दिया है, इस ब्लॉक के अंदर बनाया है कि डेप्रिशिएबल एसेट के ऊपर, कार के ऊपर कैसे निकालें, जो मैंने आपको, आप ना इनफ मैच्योर हो यार, इनफ मैच्योर हो चुके हो कि आप डेप्रिसिएशन बिना ये ब्लॉक बनाए निकाल दे रहे हो, बट वहाँ ये ब्लॉक बनाना पड़ेगा। हैव टू मेक दिस ब्लॉक, हैव टू मेड दिस ब्लॉक, बिकॉज मार्क्स मिलेंगे आपको इसी ब्लॉक पे। बट अगर आप डेप्रिसिएशन ओरली निकाल लेते हैं ना, तो आपको ये ब्लॉक बनाना बहुत ईजी हो जाएगा। सही बता रहा हूँ मैं, ब्लॉक में आप स्टेप्स उड़ा के भी बना सकते हैं।
जैसे कार की ओपनिंग वैल्यू दिखी 3 लाख रुपए, बताओ लिखोगे कितना, आप बताओ कितना लिखोगे वहाँ पे, एक पेज ये और एक पेज लगभग ये, 2 पेज वहाँ पे लिखने जाओगे अगर आप तो बहुत दिक्कत होगी। तो 3 लाख, डेप्रिसिएशन 15% लगा, 20% डिसअलाउड पर्सनल यूज़ वाला 36,000 आ गया, और जो मशीनरी की WDV थी 3 लाख, नहीं सॉरी 1 लाख, मशीनरी की ओपनिंग माइनस 15% डेप्रिसिएशन WDV। बट हमारे क्वेश्चन में हमसे पूछा था, हमारे क्वेश्चन में बोला था हमसे, देखिए यहाँ पे हमें WDV भी निकालनी है लास्ट की, कम WDV भी हमें निकालनी है एसेट 1/4/2020 की। तो हम एक ब्लॉक बनाएंगे WDV ऑफ एसेट आफ्टर 1/4/2000, यही है WDV। हमने क्या क्या निकाली, 1/4/2020 की WDV, इसकी 2,65,000 आ गई, 3 लाख माइनस 36,000 कर दी हमने, और 5 लाख माइनस डेप्रिसिएशन घटाने के बाद WDV हमने इसकी भी निकाल दी। ये करने पे हमको 2 मार्क्स एक्स्ट्रा मिलते हैं, वरना नहीं मिलते 7 नंबर में, वरना 2 मार्क्स ऐसी बात के कट जाते कि आपने क्वेश्चन की एक रिक्वायरमेंट शो नहीं की थी, बल्कि आपको इसके लिए कैलकुलेशन कुछ नहीं करना पड़ा, बस आपको शो करना है, क्योंकि आपने डेप्रिसिएशन तो निकाला ही था और ओरिजिनल वैल्यू दी थी, जो वैल्यू दी हुई है और उसमें से जो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किया है वो अगर डिडक्ट कर देंगे तो अपने आप ही निकल जाएगा WDV। आपको कैलकुलेशन एक्स्ट्रा नहीं करनी थी, बट आपको प्रेजेंट जरूर करना था फॉर कैप्चरिंग द मार्क्स। ओके, तो यहाँ पे हमारा PGBP खत्म होता है। बहुत इंपॉर्टेंट हिट था, काफ़ी टाइम लग गया हमें इसको करने में, बट यार अगर आप ये क्लासेस मेरे साथ एक बार करते हो ना, डेफिनेटली आपको बहुत बेनिफिट देगा, आप अपनी पास होने की प्रोबेबिलिटी इंक्रीज कर लेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, टेक केयर, बाय बाय, and keep sharing these videos.